What's up guys? I hope you are doing well. I am वीर. वेलकम टू स्टिल और फैमिली. तो कैसे हो मेरे दोस्तों? मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो. आज है 26 जून. आज का आईएनए इंपॉर्टेंट न्यूज एनालिसिस, जिसको प्यार से आप लोग बैलेंस डाइट बोलते हो, बड़ा ही शानदार रहने वाला है. मजा आएगा आप लोगों को सुन के पूरा का पूरा डिस्कशन. पर आगे बढ़ने से पहले ये जरूर बताना कि कल का दिन कैसा रहा. सबसे पहले तो एक्सट्रीमली सॉरी यार, बहुत सारे बच्चे जो थे बेसिकली कोशिश कर रहे थे उसमें कनेक्ट होने की, पर वो वहाँ पर लाइव कनेक्ट नहीं हो पाए. उसमें कुछ हो जाता है कि स्टार्टिंग में जब ट्राई करते हैं तो थोड़ा सा टेक्निकल इशू कई बार आ जाता है, तो वही आप लोगों को देखने को मिला. कोई नहीं, फिर ट्राई करेंगे, टेंशन नहीं लिया करते, ठीक है. तो इसके लिए फिर से तैयार करेंगे, तो आप लोग एंजॉय करिए. आगे फिर जल्दी होगा तो फिर मैं आप लोगों को सबको ढंग से उसको लिए सिस्टमेटिक वे में करेंगे अब की बार और अच्छे से, ठीक है. तो बैलेंस डाइट काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाला है. बहुत कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे, एक एक पॉइंट जो रहेगा उसके साथ में आप लोगों के बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन, क्वेश्चन, सब कुछ देखेंगे. पर आज का डिसिप्लिन टेस्ट जो है उसमें कितने नंबर हैं ये आप लोगों को बताना है, ठीक है. तो ढंग से एंजॉय करिए लाइफ को, क्योंकि हर एक इंसान की एक खासियत आप लोगों को देखने को मिलेगी. कोई ना कोई इंसान किसी न किसी फील्ड में माहिर होता है, पर लेकिन अक्सर उसकी वो जो टैलेंट है वो दुनिया के सामने नहीं आ पाता है, क्योंकि उसने कुछ ऐसा सबके सामने एक तरीके से ना प्रस्तुत नहीं किया होता है. जैसे कोई इंसान पढ़ने में काफ़ी अच्छा है, पर लेकिन अगर उसका सिलेक्शन नहीं होगा तो लोग अक्सर उसको रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे, ठीक है. तो ये बोला गया कि हर आदमी अपनी जिंदगी में हीरो होता है, बस कुछ लोगों की फिल्म रिलीज नहीं होती है यार, ठीक है. यानी कि पता है कि कोई ना कोई टैलेंट इंसान के अंदर भी छुपा होगा, बस यही है कि लोग उसको जान ही नहीं पाते हैं. तो वही बिल्कुल कंडीशन है. तो कितना भी पढ़ लो आप लोग, जब तक सिलेक्शन नहीं होगा तब तक लोग आप लोगों को जानेंगे ही नहीं. तो आप लोगों का अल्टीमेट जो होना चाहिए गोल, वो है कि किसी न किसी तरीके से एक बार सिलेक्शन लेना है और फिर अपनी जिंदगी को अपने हिसाब से एंजॉय करना है. तो इसके लिए कुछ भी क्यों ना करना पड़े, एक बार कहते हैं ना कि शिद्दत से जाकर मेहनत करनी है और उसके बाद फिर छोड़ देना है. तो वाली बात है, शिद्दत से लगकर इसको लिए मेहनत करो और फिर जो भी होगा यार ऊपर वाले के ऊपर छोड़ दो. उसने भी आप लोगों के लिए कुछ सोचा ही होगा, है कि नहीं. इंपॉर्टेंट आर्टिकल है यहाँ पर, इसके ऊपर एक एडिटोरियल भी है, काफ़ी तसल्ली में डिस्कस करेंगे. मणिपुर के अंदर में जो भी कंडीशन देखने को मिल रही है, अभी यहाँ पर बात की जा रही है कि कुकीज़ के जो यहाँ पर जो कुकीज़ है उसके पास में जा रहे हैं यहाँ पर कौन, जो चीफ मिनिस्टर हैं, क्योंकि अमित शाह साहब के द्वारा ये बात बोली गई थी. क्या है पूरा मुद्दा, काफ़ी अच्छे से एडिटोरियल डिस्कस करूँगा तो डिटेल में बताऊँगा. फिलहाल प्राइम मिनिस्टर मोदी की एक बहुत बड़ी खासियत है, वो किसी भी इंसान के साथ में मिले उसको इतना एक तरीके से ना, इतना एक तरीके से अच्छा फील करा देते हैं कि वो इनफॉर्मल तरीके से बातें करना स्टार्ट कर देता है. कहीं पे जाके बैठ जाना, कहीं पे घूमने लगना, और इससे हमारा इंटरनेशनल रिलेशन पर इंपैक्ट पड़ता हुआ आप लोगों को नजर आता है, जो कि पॉजिटिव साइड में यहाँ पर जाता हुआ नजर आता है. वरना उसी तरीके से आना जाना, वो सारी चीज़ें वो इंसान कभी याद नहीं रखता, आया और चला गया. पर कुछ डिफरेंट हो जाना, ठीक है, वो इंसान हमेशा याद रखता है, ठीक है. जैसे चाइनीज प्रेसिडेंट आए थे, उनको भाई साहब नारियल पानी मिलाया था, उसी में थोड़ा सा कुछ और मिला के पिला देते तो निकल जाता इंसान. बहुत हरामी है, बहुत हरामी हो बेटा. वो कंडीशन है चाइना की. तो यहाँ पर इंडिया और इजिप्ट के बारे में बात की जा रही है, क्योंकि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं यूएसए की विजिट के बाद में, अब बेसिकली यूएसए की विजिट के बाद में अब इजिप्ट की विजिट पर है, ठीक है. इजिप्ट की विजिट यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है जो आप लोगों को याद रखने वाली है. हालांकि रिलेशन तो आगे डिस्कस करेंगे इसके बारे में ढंग से तसल्ली में बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन के साथ में. फिलहाल ये है कि यहाँ पर इनका जो हाईएस्ट अवार्ड होता है, जिसको बोलते हैं द ऑर्डर ऑफ द नाइल, ठीक है. तो ये प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब को दिया जा रहा है, ठीक है. तो जिसके चलते यहाँ पर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है, तो ये आप लोग याद रखिए. बाकी मैंने बोला था कि जो बेसिकली अफ्रीकन यूनियन है उसके लीडर है आज के डेट में इजिप्ट, वो सारी बातें मैंने आप लोगों को बताई थी लास्ट वीडियो के अंदर में, ठीक है. तो नाइल रिवर कहाँ से ओरिजिनेट होती है ये आप लोगों को बताना है. देखता हूँ इसका सही आंसर कौन देता है. तो बड़ी ही बेसिक सी चीज़ है, इसका आंसर आप लोग जरूर दीजिएगा. एक छोटी सी इंफॉर्मेशन है ये, आज की डेट में कई बार आप लोगों से क्वेश्चन पूछ ले जाया करते हैं. जैसे नेपाल का जो पशुपति टेम्पल है, बहुत फेमस टेम्पल है यहाँ पर दुनिया भर का सोना लोग जो है वो चढ़ाते हैं. तो लगभग यहाँ पर माना जा रहा है 100 किलो से भी ज़्यादा सोना है, उसमें से 10 किलो जो है गायब हो गया भाई साहब, ठीक है. तो उसके चलते टेम्पल को जो है बंद कर दिया गया है. तो ये इतनी खतरनाक चीज़ है जिसको लेकर आप लोग यहाँ पर देखते हैं कि दुनिया में क्या क्या चल रहा है सोने को लेकर, ठीक है. तो ये छोटी सी एक इन्फॉर्मेशन थी, क्योंकि कई बार जो टेम्पल्स वगैरह हैं वो मैच करने के लिए आ जाते हैं. कोई फेमस टेम्पल जैसे न्यूज़ में है, मैंने इजिप्ट की एक मॉस्क का नाम लिया था आप लोगों के सामने कल, उस मॉस्क का नाम याद है किसी को? देखता हूँ कौन बताता है. बाकी यहाँ पर इलेक्शन ग्रीप में देखने को मिले तो यहाँ पर जो कंजर्वेटिव पार्टी है वो बेसिकली जीत कर आ रही है, तो उसके चलते यहाँ पर बातें की जा रही है, इसको इग्नोर कर सकते हो. यूएसए में यहाँ पर बुरी कंडीशन देखने को मिल रही है. यूएसए में जो शूटिंग है वो बड़ा ही नॉर्मल सा है. यहाँ पर क्या होता है कि हर एक इंसान के हाथ में अपनी बंदूक है प्राइवेट, तो किसी को गुस्सा आया तो भाई साहब किसी को भी उठाकर ठोक देता है इंसान.
तो कंडीशन देखने को मिलती है। तो अभी यहाँ पर देखने को मिला फिर से 3 लोगों की जान चली गई। इसको बराक ओबामा साहब ने बोला था कि यार इसको बंद कर देते हैं, पर ये लोग माने नहीं और तब से ये कंडीशन देखने को मिल रही है। मतलब कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने बोला कि एक एक नहीं 2-2 होनी चाहिए लोगों के पास में वो जीत कर आना चाहिए 2024 में, फिर से वर्ल्ड की पॉलिटिक्स में मजा आएगा। आप लोग ही क्या रहा है, यस या फिर नो गजब के डिसीजन थे। बाकी पाकिस्तान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जो है उनको 37 ईयर ओल्ड जो ब्राइब का केस था उसमें इनको छोड़ दिया गया है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, तो ये एक मुद्दा है। बाकी आज का इंपॉर्टेंट डे जो है ये है डे अगेंस्ट ड्रग एब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग। तो ये काफी खतरनाक होता है कि आप लोगों ने देखा होगा दवाइयों का दुरुपयोग किया जाता है और फिर यहाँ पर कहीं ना कहीं तस्करी भी की जाती है उनकी। तो इसी को रोकने के लिए 26 जनवरी का सेलिब्रेशन 26 जून का सेलिब्रेशन किया जाता है। इस पर्टिकुलर डे को रिकॉग्नाइज करने के लिए। आप लोग सोचो बीमार हो बहुत जाता है और दवाई ऐसी मिले जो कि गलत तरीके की है, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि नशीले पदार्थ जो है वो मार्केट में घूम रहे हैं, तो छोटे छोटे बच्चे भी आजकल में यूज करने लगे तो कैसा होगा। तो इन सब चीजों को रोकने की बात यहाँ पर की जाती है। तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने इस चीज को बेसिकली इंप्लीमेंट करने के लिए कोऑपरेशन को स्ट्रेंथन किया और इसी के चलते बोला जा रहा है कि पीपल फर्स्ट, जैसे हम बोले संविधान में कि हमारा बेसिकली एक तरीके से लोग सबसे ऊपर है, ठीक है। तो स्टॉप यहाँ पर स्टिग्मा और इसी के साथ में यहाँ पर बात की जा रही है डिस्क्रिमिनेशन जो भी होता है और स्ट्रेंथन द जो प्रिवेंशन, यानी कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस तरह की चीजें यूज करने से बचाना है। ये फोकस यहाँ पर होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि आज के डेट में बहुत सारे केसेस ड्रग्स के आप लोगों को देखने को मिले, ड्रग का व्यापार, तो वो सारी प्रॉब्लम क्रिएट करता है, ठीक है। 26 जून जो है यहाँ पर इंटरनेशनल डे इन सपोर्ट ऑफ द विक्टिम ऑफ टॉर्चर। टॉर्चर करना ये काफी ज्यादा खतरनाक है। किसी भी तरीके से किसी इंसान को कोई पनिशमेंट देना, वो भी ऐसा जो कि इनह्यूमन प्रैक्टिस हो, तो उसको रोकने की बात की जाती है। तो जरूरी है ऐसे टॉर्चर को रोकना, क्योंकि काफी ज्यादा दिक्कतें देखने को मिलती हैं। अगर उसको नहीं रोकोगे तो फिर यहाँ पर इंसानों को इंसानों की तरीके से ट्रीट नहीं किया जाएगा। इसलिए ह्यूमन राइट जैसी बॉडी आप लोगों को फिर देखने को मिलती है इन सब चीजों को कंट्रोल करने के लिए। तो एक बेसिक सी इंफॉर्मेशन है जो कि आप लोग याद रखिएगा, कई बार क्वेश्चन बन जाया करते हैं, तो हल्का सा आइडियाज के बारे में आप लोग रख सकते हैं। ये यहाँ पर एक न्यूज है जो अभी आप लोगों को देखने को मिलेगी इंडियन एक्सप्रेस में। तो एशिया रैंकिंग यहाँ पर प्रस्तुत की गई और हमारे कई सारी जो यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट है इसमें टॉप रैंकिंग में यहाँ पर देखने को मिले, जो कि अंडर 50 में भी हमारी जो है बेसिकली यहाँ पर यूनिवर्सिटी की रैंकिंग देखने को मिले। तो एक पॉजिटिव बात है यहाँ पर। तो टाइम्स एशिया की जो रैंकिंग है यहाँ पर, इसमें जो बेस्ट इंस्टीट्यूट है वो है ISC नॉर्मली बेंगलोर के बारे में बात की जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर 18 इंडियन यूनिवर्सिटी जो है उन्होंने टॉप 200 में अपनी पोजीशन बनाई। तो टाइम्स हायर एजुकेशन एनुअली ये रैंकिंग तैयार की जाती है, तो ये अभी रिसेंटली यहाँ पर निकल कर आई। और इसी के साथ में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जो है वो 48 पर, यानी कि अंडर 50 में आया यहाँ पर। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। इंडिया की एक यूनिवर्सिटी है यहाँ पर टॉप 50 के अंदर में, और 4 है इन 100 के अंदर में, और 18 है यहाँ पर मतलब 200 के अंदर में 18 हमारे हैं। पर चाइना की जो यहाँ पर सिंगवा यूनिवर्सिटी है वो टॉप पर है, और सिंगापुर की जो नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर है वो सेकंड पोजीशन पर आप लोगों को देखने को मिलेगी। यानी कि अभी भी काम करना काफी ज्यादा जरूरी है, खासकर सिस्टमेटिक वे में, ताकि अपना एजुकेशन सिस्टम को हम लोग इंप्रूव कर सकें, ठीक है। 5G अब तक लोगों तक पहुंचा नहीं है, यहाँ पर 6G की तैयारी चल रही है भाई साहब। तो अब की बार देखो धमाल होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर काफी अच्छी सी चीजें आगे इंप्लीमेंट की जा रही है। तो 6G को सिस्टमेटिक वे में इंप्लीमेंट करने की बात की जा रही है, और अभी से यहाँ पर इसके लिए टेस्टिंग वगैरह जो है वो चल रही है। तो ITU यानी कि इंटरनेशनल यूनियन, जो इसको बोलते हैं इंटरनेशनल जो टेलीकम्युनिकेशन जो यूनियन है, उसने अप्रूव किया है 6G विजन, जिसमें यहाँ पर इसको IMT 2030 बोलाया गया है कि 2030 तक चीजों को जो है ढंग से लेकर आया जाएगा। और इंडिया ने भी इसी चीज को ध्यान में रखते हुए भारत 6G विजन जो है उसका डॉक्यूमेंट तैयार किया था मार्च 2023 में। इंपॉर्टेंट बात क्या है, पहले हम लोग दुनिया से पीछे चला करते थे, पर लेकिन प्रेजेंट टाइम पर हम लोग दुनिया के साथ चलते हैं। तो इससे काफी अच्छे से हमारे देश के अंदर में टेक्नोलॉजी भी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बात करें, मशीन लर्निंग के बारे में बात करें, सारी चीजें दुनिया के साथ में आती जा रही है। तो ये एक अप्रिशिएट करने लायक बात आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा यहाँ पर किसके द्वारा इशू किया गया, तो इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, उसके द्वारा अभी 5G चल रहा है, अभी 6G पर हम लोग एंट्री करने वाले हैं, ठीक है। आप लोग कैसा लगता है, मतलब 5G आने लगा आप लोगों के एरिया में, यस या फिर नो, या फिर बस ऐसे ही चल रहा है कि नहीं यार अभी नहीं हुआ काम तो बताइएगा जरूर इसके बारे में। बाकी एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन, इस हफ्ते आप लोगों को थोड़ा सा रियायत दिया जा रहा है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि आप लोगों का बेसिकली APFC का जो एग्जाम है, तो उसके चलते कुछ थोड़ी सी क्लास जो है आप लोगों की कम देखने को मिलेगी। मैं चाह रहा हूँ कि आप लोगों का फोकस जो है थोड़ा सा वहाँ रहे, और क्लास सारी अवेलेबल रहेंगी, जो भी यहाँ आकर उनको आप लोग फिर से बेसिकली रिकॉर्डेड फॉर्म में अवेलेबल आप लोगों को रहती हैं। तो जब चाहें जितनी बार चाहें उतनी बार आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। मैं बात कर रहा हूँ UPSC के लिए, बेसिकली UPSC और जो CDS की क्लासेस आप लोगों ने ज्वाइन कर रखी है, या फिर जो भी क्लासेस में आप लोग जुड़े हुए हैं, तो उसके बारे में बात की जा रही है। दूसरा, जो भी इंसान, देखिए आप लोग क्या बोलते हैं कि कई सारे बच्चे यहाँ पर बेसिकली किस चीज को लेकर परेशान है। मैंने बार बार बोला है कि CSAT के लिए बात करें या फिर टेस्ट सीरीज के बारे में बात करें,
तो आप लोग जब यहाँ पर एक सिस्टमेटिक वे में एडमिशन ले रहे हैं तो आप लोग फिर सी सेट के लिए और टेस्ट सीरीज के लिए अलग से एडमिशन न ले, ये रिक्वेस्ट है, वरना बार बार फिर वही बात आती है कि सर रिफंड हो रहा है, उसी में लगे रहते हैं। ठीक है, तो आप लोग सोच समझ कर देखिए, सी सेट का कोर्स लेना है, टेस्ट सीरीज लेना है, सीडीएस लेना है, एनडीए लेना है, तो ये आप सॉरी एनडीए का नहीं है, ये यूपीएससी लेना है, तो उसी तरीके से इसको लीजिए। और अगर ईपीएफओ के पुराने स्टूडेंट हैं आप लोग, तो वन टाइम पेमेंट कर आप लोग सीडीएस में ओनली 1500 में और यूपीएससी में पूरी की पूरी फीस आप लोगों की फ्री हो जाएगी। जो आप लोगों की ईपीएफओ वाली थी वो सारी फीस फ्री हो जाएगी यूपीएससी में जैसे एडमिशन लोगे आप लोग, यानी कि ये समझो कि ईपीएफओ जो ईपीएफओ वाला कोर्स था वो फ्री है आप लोगों के लिए। तो उसको आप लोग बेसिकली वीर है यहाँ पर, जो आप लोग उसमें कूपन कोड डाल देना, वो फ्री हो जाएगा आप लोगों का। ठीक है, बाकी टेस्ट सीरीज कैसी रही कल किस ने दी बताना जरूर, और प्रैक्टिस सेशन कैसे चल रहे हैं इसके बारे में कोई भी डाउट हो तो आप लोग बता दिया करो, उसको दूर कर दिया जाएगा। पीडीएफ यहाँ मिल जाती है, जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी इस लेक्चर की पीडीएफ आप लोग यहाँ से भी जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, काफी कुछ यहाँ पर शेयर किया जाता है, आप लोग देखते हैं, अच्छे से आप लोग एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पर अगर बात करें कुछ आर्टिकल्स वगैरह भी आप लोग का, एडिटोरियल वगैरह भी, कई सारी चीजें और शेयर की जाती हैं, एक तो यहाँ पर, और दूसरा एसएलवी पीडीएफ पर आप लोग ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन आप लोग को बहुत अच्छे से मिल जाती है। यहाँ पर देखोगे तो बहुत ही तसल्ली में हिंदी और इंग्लिश में आर्टिकल आप लोगों को देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये है एसएलवी पीडीएफ आप लोगों का, इसको आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, कोई चार्ज नहीं इनके। और आंसर राइटिंग के लिए वीर तालियान वाला जो ग्रुप है वहां पर आप लोग अपना आंसर पोस्ट करना है। ठीक है, तो ये थी कुछ बातें, बाकी एंजॉय करते रहिए अच्छे से अपनी पढ़ाई को। दोस्तों हम लोग एक ऐसे समाज में रहते हैं जहां पर कुछ बातों के ऊपर बात करना भी जो है वो वर्जित माना जाता है, यानी कि इसके बारे में बात ही ना करो। जैसे कि एक शब्द है जिसका नाम होता है सेक्स, उसको लेकर मतलब नॉर्मली एजुकेशन है हमारे देश के अंदर में, एनसीईआरटी के अंदर में, पर अक्सर उसको हमारे जो टीचर हैं उस लेवल पर, वहाँ पर खासकर अगर बात करें स्कूलिंग के लेवल पर, वो भी उन चैप्टर को कई बार कंप्लीट नहीं करते हैं, बाईपास करके निकल जाते हैं। ऐसा ही एक पर्टिकुलर टॉपिक है, अगर बात करें जो वुमेन की पीरियड साइकिल होती है उसके बारे में बात करते हैं। ये एक ऐसी चीज़ है जो कि टैबू बना हुआ है, इसके ऊपर एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि मूवी तक बन चुके हैं। आप लोग ये समझिए कि कितने बड़े लेवल का ये एक इशू है। अभी बात कर रहे हैं कि जब यहाँ पर मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती है जो खासकर लड़कियों की, तो उनके लिए क्या महीने के अंदर में 2 दिन जिसमें सीवियर पेन होता है बॉडी के अंदर में, वो छुट्टी मिलनी चाहिए। तो इसके ऊपर यहाँ पर बात चल रही है। अभी जब ये आर्टिकल मैं डिस्कस करूंगा तो यहाँ पर आप लोगों को कुछ ऐसी बातें देखने को मिलेंगी कि आप लोगों को जो लगता है ना कि ये चीज़ें सही है, आप लोगों को ये पता चलेगा ये चीज़ें गलत भी हो सकती हैं। मतलब आप लोगों को सुनने में तो लग रहा है कि हाँ 2 दिन की छुट्टी दे देनी चाहिए, बड़ी अच्छी बात रहेगी, पर लेकिन मैं आप लोगों को बताऊंगा कि उसके नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज भी क्या हो सकते हैं। उदाहरण के तौर पर एक और उदाहरण लेता हूँ मैं, एक क्या 2-3 उदाहरण आप लोगों को लेकर समझाऊंगा, आप लोग चीज़ों को अंडरस्टैंड करोगे अच्छे से। जैसे कि आप लोग सोचिए अगर कोई प्रेग्नेंट वुमेन है, ठीक है, प्रेग्नेंट वुमेन है, तो नॉर्मली क्या रहता है, आप लोगों ने देखा होगा अगर जॉब देने की बात आती है तो अक्सर उस लड़की को जॉब देने से जो कंपनी वाले बचते हैं जिसकी नई नई शादी हुई है, ये लगता है कि 1 या 2 साल के अंदर में प्रेग्नेंट होगी और फिर यहाँ पर मैटरनिटी लीव देनी पड़ेगी, तो कंपनी वाले क्या करते हैं, इस चीज़ से बचते हैं। इसके कंपेयर में लड़की को छोड़कर वो लड़के को हायर कर लेते हैं। ये सिचुएशन आप लोगों को देखने को मिल रहा है। अभी यहाँ पर बात चल रही है कि जो सीवियर पेन होता है तो पेन लीव देनी है 2 दिन की, और कई सारी कंट्री में इसके प्रोविजन भी हैं। मैं आप लोगों से भी बातें करूंगा उसके बारे में बहुत तसल्ली में, पर लेकिन इसके बारे में लोग ये बोल रहे हैं कि हाँ ठीक है, बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है ये, ऐसा कुछ करना चाहिए, पर लेकिन क्या आप लोग इसके नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज भी देख रहे हो कि कल को चलकर क्या क्या सिचुएशन हो सकती है कि लड़कियों को लोग हायर करना भी बंद कर सकते हैं अगर हर महीने 2 दिन की एक्स्ट्रा छुट्टी देनी पड़ेगी। तो ये इस तरीके की बातें बोल सकते हैं। एक और इंटरेस्टिंग मैं आप लोगों को एक किस्सा सुनाता हूं इसके पीछे। कुछ दिनों पहले तमिलनाडु के अंदर में जब इलेक्शन हो रहे थे उस टाइम पर, तो एक पॉलिटिकल पार्टी ने ये बोला था कि जो महिलाएं होती हैं जो घरों में काम करती हैं उनको आप लोगों को पेमेंट देना चाहिए। सरकार को कुछ ऐसी चीज़ स्टार्ट करनी चाहिए कि जो लड़कियां औरतें घर पर काम करती हैं वो उनको कोई काउंट ही नहीं करता है। आप लोगों ने देखा होगा नॉर्मली अगर बात करें, अगर घर में आप लोग नोटिस करना, घर पे जो मम्मी होती हैं, ठीक है, या सिस्टर होती हैं, खासकर मम्मी को अच्छे से नोटिस कर पाओगे आप लोग, मॉर्निंग से देखना उठ जाती हैं सबसे पहले घर में और सबसे बाद में सोती हैं। उसके ड्यूरेशन में जो सारा का सारा जो पूरे घर को संभालना, खाना, सफाई, सारे कपड़े बर्तन सब चीज़ें वो जो रहती है उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। ये अपने ही आप में इतनी बड़ी टास्क है कि इंसान जो है दुनिया की कितनी भी हाईएस्ट पेइंग जॉब हो ना, अगर बोले कि उसकी सैलरी भी यहाँ पर इनको मिल जाए तो वो भी कम है। 24 घंटे की जॉब है भाई साहब, ये समझ रहे हैं, और वो भी फुल प्रोसीजर के साथ में, और वो भी ऐसे कि घर में खाना बन गया। अब सोचो घर में है 6-7 मेंबर, सबको पसंद आना चाहिए वो खाना, समझ रहे हैं आप लोग। यहाँ पर इस तरीके से घर में सफाई हो रखी है, कपड़े धुल गए तो सबके कपड़े साफ धुलने चाहिए। तो एक तरीके से एक इंसान की रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि सारे घर वालों को खुश रखना, और वो भी 24 घंटे।
कितनी टफ जॉब है। तो इसको फील करना तो आप लोग चीज़ों को समझ पाओगे। तो जब सरकार ने बोला कि यहाँ पर महिलाओं को हम लोगों को क्या करना चाहिए, महिलाओं को हम लोगों को पे बेसिकली यहाँ पर जो घर में काम करती हैं उनको पैसे देने चाहिए, क्योंकि वो एक तरीके से हमारी जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है उसका। क्योंकि अगर महिलाएं घर पे काम नहीं करेंगी तो जो मर्द लोग हैं जो काम करने बाहर जा रहे हैं वो कैसे काम कर पाएंगे, क्योंकि महिलाओं की जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से निभा रही है। इसीलिए तो जो लोग हैं बाहर घर से बाहर काम करने जा रहे हैं वो कंफर्टेबल काम कर पा रहे हैं। अगर महिलाएं घर पे अगर चीज़ों को ढंग से नहीं संभालेगी तो मर्द कैसे अपने काम पर फोकस कर पाएगा, कैसे घर से बाहर जाकर वो चीज़ों को हैंडल कर पाएगा। तो इसके चलते यहाँ पर साउथ इंडिया में जो बातें की गई तो उसमें सीधा सीधा ये बोला है कि महिलाओं को क्या करना चाहिए, हम लोग को एक सपोर्ट प्रोवाइड कराना चाहिए ताकि उनको बेसिकली यहाँ पर एक तरीके से कुछ पैसा मिल सके, क्योंकि वो घर में काम करती है। सुनने में अच्छा लग रहा है, आप लोग क्या लगता है, होना चाहिए नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, सबने ही बोलता है स्टार्टिंग में। पर इसका नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज पता है क्या है? इसका नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज है कि अगर कुछ ऐसा कर दिया तो जो थोड़ी बहुत लड़कियां या फिर औरतें घर से बाहर निकलना स्टार्ट हुई हैं अभी रिसेंटली, उनके ऊपर ताला लग जाएगा। क्यों? क्योंकि तुमको तो घर पर रहने के पैसे दे रही है सरकार, बाहर जाकर काम करने की क्या जरूरत है। वैसे इतने सारे इशू हैं कि लेट बाहर जाएंगे सिक्योरिटी का खतरा रहेगा, बहुत सारे और भी मोलेस्टेशन के इशू निकल कर आते हैं, दुनिया भर के रेप के केसेस देखने को मिलते हैं। वहाँ पर ऑफिस में रहते हैं तो वहाँ पर अलग से इशू निकल कर आते हैं। तुमने क्या कर दिया, तुमने तो उनको पूरा सर्टिफिकेट दे दिया अब यहाँ पर कि घर पर रहने का ही पैसा मिल रहा है, बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है। तो चार दीवार के अंदर बन के एक 100 पीस बन के महिला रह जाएगी और पुरुष आप लोगों को बाहर देखने को मिलेंगे। ये जो पैटर्न डिस्ट्रॉय हुआ था ना, आप लोगों को याद होगा मैंने बोला था कि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट और जो सेकंड हुई ना दुनिया में, इतने सारे मर्दों की जान गई जिसकी कुछ हद नहीं है। वहां से जब दिखा कि घर में मर्द जो है बिल्कुल वॉश आउट हो गए, सारे के सारे मर्द जो है घरों में खत्म हो गए, उस टाइम पर यहां पर महिलाएं जो हैं बाहर निकली काम करने के लिए, इतने सारे लोगों की जान गई थी। तो वहां से सोसाइटी में दिखने लगी महिलाएं जो है वो बाहर जाकर काम कर सकती हैं, और वहां पर तब लिबरलिज्म के थोड़े से कॉन्सेप्ट देखने को मिले महिलाओं को लेकर। वरना उससे पहले कुछ ऐसा ही पैटर्न हुआ करता था जैसा आप लोगों ने नॉर्मली सुना है, मूवीज में भी कई बार देखी होंगी इस तरीके की चीजें। तो इस तरीके से अगर फिर से हम लोग यहाँ पर महिलाओं को इस तरीके से चीजें प्रोवाइड करा रहे हैं, कल को फिर से यहाँ पर ये इशू आप लोगों को देखने को मिल सकता है। तो मैंने ये जो इशू आप लोगों को बताएं, प्रेगनेंसी वाला आप लोगों को इशू बता दिया, महिला का ये वाला इशू बता दिया। अभी यहाँ पर सेम पैटर्न में कह रहे हैं कि अगर वुमेन को यहाँ पर पीरियड साइकिल होती है तो उसमें लगभग 4 से 5 दिन जो है वो ऐसे रहते हैं जिसमें उनको काफी पेन रहता है। पर लेकिन रिपोर्ट की माने तो उसमें से 2 दिन जो है वो सबसे ज्यादा टफ रहते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा पेन होता है। ठीक है, तो ये जो 2 दिन रहते हैं पेन होते हैं, अगर इनको इतना ज्यादा पेन हो रहा है कि ये सहन नहीं कर पा रही है, तो ये आप लोगों ने देखा होगा किसी को ये नहीं बोलते कि मेरे पीरियड्स हैं और इसकी वजह से मुझे काम नहीं हो पा रहा है, फिर मुझे जाना नहीं है। क्या बोलते हैं? जैसे यहाँ पर इनके द्वारा बोला गया कि एक तरीके से दर्द हो रहा था, ये अभी द गार्जियन का ये आप लोगों को आर्टिकल यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो पीरियड्स का पेन था, इन्होंने क्या बोला बॉस को कि मुझे कोल्ड है। ठीक है, कई बार आप लोगों ने ये सुना होगा, कई सारे ऐसे सीरियल्स, कई सारे ऐसे आर्टिकल्स, कई सारे ऐसे एडवर्टीजमेंट आते हैं कि आप लोगों ने उसमें मूवी में भी देखा होगा, अक्षय कुमार की मूवी आई थी। ठीक है, तो उसमें क्या बोला था कि लड़कियों वाली प्रॉब्लम, वो एडवर्टीजमेंट नहीं देखा आप लोगों ने जो अक्षय कुमार का आता है, फूफू कर रहे हो भाई साहब, क्या हुआ कि भाभी को ये देते तो ये नहीं होता, तो कई बार कहता कि हाँ लड़कियों वाली प्रॉब्लम होगी। तो इसको कई बार तो ऐसे ऐसे शब्दों से पुकारा जाता है समाज के अंदर में कि ये तो लड़कियों वाली प्रॉब्लम है, ये तो वो है, ऐसे ऐसे भी चीजें आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलती हैं। तो ये सारा सिस्टम क्या है, इसको अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं आप लोग यहाँ पर? अगर ढंग से इसको अंडरस्टैंड करेंगे तो आप लोग चीजें समझ पाएंगे कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में क्या पूरा फंडा यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि एक ऐसे समाज में हम लोग रह रहे हैं जहां पर महिलाओं को ढंग से ट्रीट करा ही नहीं जा रहा है। एक पैट्रियार्कल सोसाइटी में हम लोग रह रहे हैं। पहले तो घर में उनको लड़ना पड़ता है कि हाँ हमको पढ़ाई करनी है, हमको पढ़ाई करनी है। बहुत कम घर पे आज की डेट में तो खैर चीजें ठीक चल रही हैं। पहले लड़कियों को पढ़ाना कोई ज्यादा अच्छा माना नहीं जाता था, सीधे सीधे बोलते थे करना ही क्या है, चूल्हा बर्तन ही तो करना है। अब थोड़ी सी सोसाइटी लिबरल हुई है तो अब सोसाइटी में महिलाएं जो है थोड़ी सी बाहर निकल कर आने लगी हैं, तो अब इन मुद्दों के ऊपर बातें होने लगी हैं। अब यहाँ पर इनके ऊपर कुछ सोल्यूशन निकल कर आने लगे हैं, डिबेट और डिस्कशन होने लगे हैं। पहले तो इनको डिबेट और डिस्कशन का पॉइंट मानते ही नहीं थे भाई। अभी आप लोगों को पता समझ में आ रहा है कि जब पॉलिटिकल पार्टी ने साउथ इंडिया में बोला कि हाँ घर पर काम करने के लिए पैसा देना चाहिए, पहली बार देश के अंदर में ये पॉलिटिकल मुद्दा बना। इसको पॉलिटिकल मुद्दे तक में काउंट नहीं कर रहे थे अब तक। ये इतना एक तरीके से गहरी हम लोग एक पैट्रियार्कल सोसाइटी में हम लोग रह रहे हैं, अब जाकर इसको एक पॉलिटिकल मुद्दा मानना स्टार्ट किया है। तो इसके चलते यहाँ पर आप लोग समझ सकते हैं कि किस तरीके से चीजें चल रही हैं कि यहाँ पर ये छुट्टी मिलनी चाहिए, नहीं मिलनी चाहिए, पर लेकिन मिलेगी तो समाज उसको कैसे देखेगा? पूरा ताना बाना तो समाज का है। तुमने तो बोल दिया कि प्रेगनेंसी के लिए छुट्टी दे देंगे, इसके जो पीरियड साइकिल के लिए छुट्टी दे देंगे, पर लेकिन जहां पर जॉब मिल रही है वो रही सही तो जॉब देना इनको बंद कर देंगे, किसी न किसी बहाने से जो है लड़कियों को जॉब ही नहीं देंगे। जहां पर लड़का दिखेगा उसको तो ना जॉब मिलेगी। तो ये तो एक तरीके से आप लोगों को इंप्लॉयमेंट में डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलेगा। साफ साफ फंडामेंटल राइट का हनन होगा। पार्ट 3 के अंदर में जब आप लोग जाओगे यहाँ पर आर्टिकल 16 का हनन होता हो आप लोगों को यहाँ पर नजर आएगा
तो ये बातें भी यहाँ पर एक नेक्स्ट एंगल के साथ में आप लोगों को अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी। तो इसलिए कहते हैं हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, जब तक दोनों पहलू समझ में ना आ जाए तब तक ना बोलो ये बात सही है या फिर गलत है। मुद्दा उठा कहां से? अब मैं आप लोगों को इशू बताता हूं, इतना तो समझ में आ गया। अभी सुप्रीम कोर्ट में यहां पर पीआईएल गई और बोला गया कि लड़कियों को जो मासिक धर्म होता है, जो पीरियड साइकिल होती है, जो मेस्ट्रुअल साइकिल होती है, उनके लिए मेस्ट्रुअल लीव मिलनी चाहिए यहां पर। और ये जो लीव है बेसिकली सुप्रीम कोर्ट को इसके ऊपर कोई ना कोई डिसीजन देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने बोला यार तुम ना हमारी लड़ाई करवाओगे, मतलब सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि यार देखो ये सारी बातें ना सरकार की होती है, तुम चाहते हो कि हम इसको दे दे और सरकार फिर आगे हमारे सर पे नाचे। सेपरेशन ऑफ पावर नाम का एक कॉन्सेप्ट है संविधान के अंदर में, ठीक है, तो वो कॉन्सेप्ट फॉलो कर लेते हैं यार, ये काम सरकार का है, पॉलिसी का मैटर है, तो सरकार को जाकर उसका किवाड़, उसका दरवाजा खटखटाओ, क्यों हमारे घर की घंटी खराब कर रहे हो तुम यहाँ पर बार बार बजा बजा कर। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपना पल्ला झाड़ लिया साफ साफ। अब सरकार के पाले में गेंद आ चुकी है कि सरकार इसको कैसे लेकर चलती है। अगर इंटरनेशनल लेवल पर भी मैं आप लोगों से बात करूं ना, एक तरीके से दुनिया को सुधारने का जो ठेका लिया गया है वो लिया गया सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के द्वारा। टोटल मिलाकर 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है। इन 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के ऊपर जब आप लोग ढंग से नजर डालोगे तो बहुत सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी, और इसमें से बहुत इंपॉर्टेंट चीजें जो हैं उसमें से एक है कि सोसाइटी में कोई भी जेंडर जो इक्वलिटी होनी चाहिए और किसी भी तरीके का कोई डिस्क्रिमिनेशन सोसाइटी के अंदर में नहीं होना चाहिए। ये बातें आप लोगों को यहां पर देखने को मिलती है। यानी कि एक तरीके से जो सोसाइटी में जो भी रह रहे हैं उनको प्रॉपर सिस्टमेटिक वे में एक साथ में मिलकर काम करना है, और इनइक्वलिटी को भी रिड्यूस करने की बात की जाती है समाज के अंदर में, ये आप लोग यहां पर देख सकते हैं। पर सबसे बड़ी बात क्या है, स्टार्टिंग से यहां पर दिक्कतें देखने को मिल जाती हैं, इसलिए ये एरिया अलग से फोकस देने के लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में भी इनको रखा गया। इवन हमारे संविधान के अंदर भी आप लोग आर्टिकल जाकर आर्टिकल जाकर खंगालोगे तो आप लोग यहां पर देखने को मिलेगा इनके ऊपर अलग से फोकस किया गया है कि हाँ यार ऐसा कुछ करना चाहिए। तो अभी पूरा मुद्दा क्या हो गया, अभी पूरा मुद्दा ये हो गया कि सरकार जो है वो देखे इस मैटर को कि कैसे लेके चलना है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने तो साफ साफ मना कर दिया कि ये ऐसे है। मैं कुछ कंट्रीज के नाम बताता हूं कि कौन सी कंट्री है आज के डेट में ये पैटर्न फॉलो कर रही है। दुनिया में अगर आप लोग जाओगे तो एक कंट्री आप लोगों को देखने को मिलेगी स्पेन, ये रहा स्पेन। एक कंट्री आप लोगों को देखने को मिलेगी जापान, ये रहा जापान। कंट्री आप लोगों को देखने को मिलेगी इंडोनेशिया, यहाँ पर ये हो गया इंडोनेशिया। इसी के साथ में फिलीपीन आप लोगों को देखने को मिलेगी, इवन ताइवान भी आप लोगों को देखने को मिलेगा, साउथ कोरिया आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो कई सारे सॉरी यार, इवन वियतनाम भी आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो ये कंट्री जो है ये प्रमोट करती हैं कि वुमेन को यहाँ पर छुट्टी मिलनी चाहिए, ठीक है, कि इस तरीके से कम क्योंकि इतना पेन होता है तो छुट्टी यहाँ पर कम से कम मिलनी चाहिए वुमेन को। स्पेन जो है अगर उसके बारे में बात करूं, याद रखिएगा यूरोप के अंदर में फर्स्ट कंट्री बना जिसने यहाँ पर पेड मेस्टरल लीव देने की बात की, खासकर लड़कियों के लिए, ठीक है, और यहाँ पर बोला कि राइट टू 3 डे, 3 दिन की बोलेगी उनके द्वारा पर मंथ, ठीक है, और इसको एक्सटेंड किया जा सकता है अगर कोई और चाहता है उसके ऊपर छोड़ दिया कि 5 दिन तक भी आप लोग इसको एक्सटेंड कर सकते हो। तो ये बात मैंने आप लोगों को स्पेन के अंदर की बताई है। ये बात इवन डेवलप्ड कंट्री जो है वहां पर आप लोगों को चीज देखने को मिलती है। आप लोगों को लगेगा यार हाँ ठीक है बड़ी कंट्री है, अमीर कंट्री है, पर हमारे देश में थोड़ा ना ऐसा कुछ आप लोगों को देखने को मिल सकता है। ऐसा नहीं है, आप लोग अपने देश को हल्के में लेते हो, हल्के में मत लिया करो, बहुत भारी है भाई साहब, ठीक है। अगर बात करें यहाँ पर ऑलरेडी एक ऐसे देश का नाम लूंगा जो आप लोग सुनकर मतलब चौंक जाओगे, मतलब जब मैंने पढ़ा तो मैं भी एग्जैक्टली मुझे लगा कि ऐसा क्या, अप्रिशिएट करने का मन किया उस टाइम पर मुझे। तो स्टेट है बिहार, जी हाँ, बिहार गवर्नमेंट के द्वारा 2 डे की यहाँ पर मेस्ट्रुअल लीव ए मंथ, ठीक है, तो प्रीवियस एफर्ट इसके ऊपर डाले जा चुके हैं, ठीक है। मेस्ट्रुअल जो यहाँ पर बेनिफिट बिल 2017 का यहाँ पर ले आया गया था। इवन जोमेटो जो है अभी रिसेंटली, जोमेटो जो कंपनी है देश के अंदर में जो आप लोगों के लिए खाना प्रोवाइड कराती है, उसके द्वारा भी अभी यहाँ पर इस पर्टिकुलर मुद्दे के ऊपर बात की गई है, महिलाओं के लिए, ट्रांसजेंडर के लिए, इंप्लॉय के लिए। यहाँ पर इवन कुछ ऐसे भी यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेंगे, क्योंकि जैसे स्विगी हो गया, ठीक है, इवन एक कंपनी है जिसका नाम है बाइजू, उसने भी यहाँ पर इस तरह की चीजें ऐड कर रखी हैं। ये सारी की सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी, यानी कि आज की डेट में है ऐसी चीजें। क्या देश के अंदर में इसके ऊपर कोई कानून नहीं लेकर आना चाहिए? देखो यार, कानून लाने की बात वही है, मैं आप लोगों को कुछ ऐसी बातें बताऊंगा, आप लोग सुनकर थोड़े हैरान होंगे। हमारे देश में 2008 में पार्लियामेंट के अंदर में एक बिल लेकर आया गया था कि जो महिलाएं हैं भाई साहब, देश का लगभग 50% हिस्सा आप लोगों को महिला की पॉपुलेशन का देखने को मिलेगा, तो क्यों ना महिलाओं को हम लोग 33% रिजर्वेशन दे दें। मतलब 50% का मिलना चाहिए वैसे तो, पर चलो 33% तो दे ही देते हैं एहसान कर कर। पर लेकिन आज तक हम लोग बैठे हुए हैं, अब फिलहाल के टाइम पर 2008 से कितने साल हो गए, पहले तो आप लोग ये बताओ गिनकर, 1 2 3 4 5 6 कितने साल हो गए बताओ। इतने सालों के बीच में भी आज तक भी 33% रिजर्वेशन का बिल जो है वो पास नहीं हुआ है, क्योंकि हम जो पुरुष हैं हम चाहते नहीं है कि महिलाओं को जो है उनके अधिकार मिले। हम मतलब मैं और आपकी बात नहीं कर रहा हूं, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है हमारे जो है वो ये कभी चाहते नहीं है कि यहाँ पर महिलाएं जो है
संख्या में उनके बराबर में आकर बैठे इतनी, वरना आज तक यहां पर आप लोग देख सकते हैं इवन वुमेन सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव और मेस्ट्रुअल राइट बिल लेकर आया गया 2018 में, नहीं पास हुआ। राइट ऑफ द वुमेन टू द मेस्ट्रुअल लीव एंड द फ्री एक्सेस टू द मेस्ट्रुअल हेल्थ प्रोडक्टिव बिल लेकर आया गया 2000 ये बेसिकली 22 के अंदर में, ये भी अब तक यहां पर आप लोगों को नहीं पास होता हुआ नजर आया। ठीक है, तो ये आप लोग समझ सकते हैं। खतरनाक चीज बताऊं इसके क्या है, जो आप लोग सुनकर थोड़े हैरान हो जाओगे, ये जो मंथली जो साइकिल होती है यहाँ पर महिला की, इसी की वजह से हम जैसे इंसान जो है इस दुनिया में आते हैं, और इसी की वजह से 40% जो लड़कियां हैं ना वो अपना स्कूल मिस कर देती हैं। समझ रहे हैं आप लोग, यहाँ पर 40% लड़कियां इस ड्यूरेशन में स्कूल में नहीं जाती हैं, आप लोग समझ सकते हैं। और 65% लड़कियों के द्वारा ये एक्सेप्ट किया गया कि इसकी वजह से पूरा दिन जो है, पूरा जो उस टाइम पर पूरा टाइम जो है वो हैम्पर हो जाता है, डेली एक्टिविटी जो है बिल्कुल खत्म हो जाती है, बिल्कुल भी कुछ काम करने का मन नहीं करता है। ये चीजें लड़के होके तो आप लोग देखो इन चीजों को फील नहीं कर पाओगे। ठीक है, पर लेकिन वही बात है, आप लोगों ने सुना होगा अक्सर, एक नहीं बोलते हैं, कई बार एक कहावत बोली जाती है कि एक लड़की है, अगर उसके बारे में बात करें कि वो एक बच्चे को जन्म दे रही है और मैं एक लड़का हूं, मैं उस लड़की को बोलूं कि बच्चे को जन्म देने में बहुत पेन हुआ होगा यार, मैं बोल सकता हूं बहुत पेन हुआ होगा, पर इन रियलिटी उस पेन को मैं फील नहीं कर सकता हूं इन रियलिटी में, क्योंकि वो वही फील कर सकती है अगर किसी औरत ने, अगर किसी ने बच्चे को जन्म दिया होगा, तो उन्हें कहते कई बार कि हाँ मैं तेरा दर्द समझ सकता हूं। नहीं समझ सकते भाई, कैसे समझ लोगे यार, तुमने बच्चा पैदा किया क्या, तुम दर्द समझ लोगे? तो ये सारी बोलने वाली बातें हो जाती हैं कई बार कि हाँ मैं तुम्हारा दर्द समझ सकता हूं, बोलने के लिए, सहानुभूति जताने के लिए बोल देते हैं, वो एक अलग बात है। अब एक इंटरेस्टिंग चीज फैक्ट मैं आप लोगों को और बताता हूं। अभी कोविड-19 के टाइम पर वर्क फ्रॉम होम हुआ, लड़कों ने वर्क फ्रॉम होम किया, उनकी लाइफ में मजा आ गया, एंजॉयमेंट। क्यों? क्योंकि घर पे बैठ के काम करेंगे, जब मन करेगा जो है वाइफ को, मम्मी को, बहन को, सबको बुलाकर कि हाँ भाई साहब ये लेकर आओ, अभी थोड़ा वो कर दो, वे भी खुश, हाँ भाई साहब घर में काम कर रहे हैं इंसान। ये कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलेगी। पर लेकिन समझ में आ रहा है, यहाँ पर रिपोर्ट छपी थी कई सारी, सेम अगर वर्क फ्रॉम होम महिलाएं कर रही हैं तो वो अपना काम भी कर रही हैं और फिर साथ में यहाँ पर इन जैसे लोगों को मैनेज करने का भी काम कर रही हैं। समझ रहे हैं आप लोग यहाँ पर? तो मतलब महिलाओं के ऊपर, लड़कियों के ऊपर एक नेक्स्ट लेवल का बर्डन पड़ जाता है यहाँ से, अगर वर्क फ्रॉम होम वाली भी बात करते हैं। ये सिचुएशन आप लोग समझ सकते हैं। बोला यह गया कि अगर पीरियड साइकिल के टाइम पर आप लोग एक महिला को अगर छुट्टी दे रहे हो तो ये अच्छी बात है, कहीं ना कहीं महीने में 2 दिन की एक्स्ट्रा लीव मिल रही है, तो यहाँ पर उनको, उनकी प्रोडक्टिविटी भी यहाँ पर बढ़ेगी। पर दूसरी साइड में क्या बोला गया, दूसरी साइड में यहाँ पर यह बोला गया कि अगेंस्ट द हायरिंग ऑफ द वुमेन यहाँ पर ये काम होना स्टार्ट हो जाएगा। आप बोल तो रहे हो उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, कई सारे लोगों ने बोला कि उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, पर लेकिन इंसान के साथ में डिस्क्रिमिनेशन हो जाएगा। उसके ऊपर फिर कमेंट निकल कर आया कि इंसान के साथ में डिस्क्रिमिनेशन हो जाएगा, तुम तो ऐसे बोल रहे हो, इसे 2 दिन की छुट्टी मिल रही है, उनको भी उसमें एंजॉय कर रही है, तुम ले लो पेन, तुम ले लो छुट्टी उनकी जगह जाकर। तो इसके ऊपर एक बहुत ही बड़ा डिबेट और डिस्कशन छिड़ा हुआ है। कोई कह रहे हैं देना चाहिए, कोई कह रहे हैं नहीं देना चाहिए, देने के फायदे क्या है, देने के नुकसान क्या है। तो एक बहुत ही डर्टी पॉलिटिक्स का पार्ट बनता हुआ आप लोगों को फिर यहाँ से नजर आता है कि ये प्रोज एंड ये कौन सा आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलने लगते हैं। तो अब आप लोग बताओ जिनको स्टार्टिंग में लग रहा था कि छुट्टी मिलनी चाहिए, अब बताओ पूरा आर्टिकल सुनने के बाद में। दूसरी एक और बात बता देता हूं जो आप लोगों के लिए खासकर इंपॉर्टेंट होगी। अगर लड़कियों को छुट्टी देने की बात करते हैं 2 दिन की, और यहां पर इस तरीके से आप लोग देखते हैं, तो फिर बोलते हैं कि लड़कियां कमजोर हैं, इनको तो मतलब सारी चीजों में, अगर इस तरीके से आर्मी में क्या था कि हाँ लड़कियों को हम लोग फ्रंट पोजीशन पर नहीं लेकर जाते। क्यों? क्योंकि बॉडी की इनकी देखोगे तो फिजिकली स्ट्रांग नहीं है लड़की। जो लड़की 9 महीने तक बच्चे को पेट में रखकर एक इंसान को पैदा करती है और फिर से जन्म होता है, ये बोलते हैं कि एक माँ का जन्म होता है जब बच्चे को जन्म देती है, उसको बोल रहे हैं कि वो स्ट्रांग नहीं है। समझ रहे आप लोग यहाँ पर? तो ये एक अलग से टैबू निकल के आ रहे हैं यहाँ पर। तो ये पूरा का पूरा जो मैंने चीजें आप लोगों को समझाई हैं यहाँ पर, इससे आप लोगों के माइंड में अब क्लैरिटी होनी चाहिए कि दोनों पहलू आप लोगों को पता होंगे ना, तो आप लोग प्रोज एंड कॉन्स को पकड़ पाओगे, वरना कौन क्या बोल के निकल गया आप लोग की समझ में नहीं आएगा। ठीक है, इसके ऊपर क्वेश्चन है, जो भी आप लोगों के सामने यहाँ पर क्वेश्चन है, इसके अंदर में 4 ऑप्शन आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं इसके अंदर कितनी स्टेटमेंट इनमें से करेक्ट है या फिर इनकरेक्ट है उसके बारे में बात की जा रही है। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पर पूछा गया है। ठीक है, सारी स्टेटमेंट जब आप लोग पढ़ेंगे तो सारी की सारी स्टेटमेंट आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी। एक स्टेटमेंट पढ़कर ही आप लोग काम चला लीजिए। जापान हैज़ बिकम द फर्स्ट यूरोपियन कंट्री टू ग्रांट द पेड मेस्ट्रुअल लीव टू द वर्कर्स। आप लोग पहले तो ये देखिए, जापान का नाम ले दिया। दूसरा बोला कि जापान यूरोपियन कंट्री है, पहले तो स्टेटमेंट यही गलत होगी ठीक है, तो यहाँ से आप लोग समझ सकते हैं जापान एक एशियन कंट्री है, तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गई। और आंसर भी आप लोगों को यही है, सारे के सारे एक्सप्लेनेशन आप लोगों के सामने है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब मैंने आप लोगों को इतनी सारी डायमेंशन जो है वो क्यों बताई कि यहाँ पर लड़कियों को घर से काम करने में दिक्कत हो रही है, वर्क फ्रॉम होम वाली बात, उनको अगर घर से काम करिए तो उनका पैसा नहीं मिलना चाहिए, उसके लिए क्या दिक्कत है, लीव पे क्या दिक्कत है, ये सारी जो डायमेंशन है इसके पीछे क्या रीजन था, ताकि आप लोग ऐसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सको। बोला जा रहा है द लैक ऑफ, एक तरीके से ना हम लोग इसके बारे में बात भी नहीं करते हैं, तो इसलिए बोला गया द लैक ऑफ कन्वर्सेशन इन द मेन स्ट्रीम अबाउट द वुमेन इश्यूज स्पेसिफिकली रिलेटेड टू द हेल्थ इज ए साइन ऑफ पैट्रियार्कल सोसाइटी।
तो ये कहीं ना कहीं पैट्रियार्कल सोसाइटी उसको फील ही नहीं कर रही है, समझ ही नहीं रही है। ये इसी की वजह से यहाँ पर ये मुद्दा इतना बड़ा यहाँ पर देखने को मिलता है, उसको मुद्दा ही नहीं माना जा रहा है। तो ये क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आप लोगों से डायरेक्ट इंटरव्यू का भी क्वेश्चन आप लोगों को बन सकता है यहाँ पर ये। तो ये ऐसे ऐसे टॉपिक जो होते हैं ये बड़े ही शानदार इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं, जो कि आप लोगों के चक्षु खोलते हैं, आप लोगों की बुद्धि का विकास करते हैं। तो ऐसे टॉपिक को हमेशा ढंग से तैयार किया करो, ताकि लॉन्ग टर्म के लिए आप लोग इनको अंडरस्टैंड कर सको। कोई भी डाउट है, डाउट नहीं होना चाहिए, अगर डाउट होगा तो बताना, उसको दूर किया जाएगा। और बताना कैसा लगा आर्टिकल। इस तरीके के आर्टिकल को अच्छे से समझने के लिए आप लोगों को थोड़ा सा धैर्य रखना होता है, ठीक है। तो बड़ा ही प्यारा आर्टिकल था, बड़ी ही सारी चीज़ समझाने वाला आर्टिकल था। आई होप कि माइंड में क्लैरिटी आई होगी। तो फीडबैक जरूर देना, लाइक या डिसलाइक करके। दोस्तों, महिला बॉक्सिंग में वर्ल्ड चैंपियन मैरी कॉम के द्वारा बोला गया प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को एक मैसेज करते हुए कि मेरा मणिपुर जल रहा है, प्लीज़ इसे बचा लो। उस मणिपुर को, जिसको आप लोग नॉर्थ ईस्ट में अगर देखोगे तो बिल्कुल ऐसा एक राज्य आप लोगों को देखने को मिलेगा जैसा फुटबॉल का ग्राउंड है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये कि जो मणिपुर है वो बीच में आप लोगों को जिस तरीके से फुटबॉल का ग्राउंड देखने को मिल रहा है, इसी तरीके से यहाँ पर एक वैली देखने को मिलती है और चारों तरफ हिली एरिया देखने को मिलता है। इस वैली को कहते हैं हम लोग इम्फाल वैली। ये जो इम्फाल वैली है, पहले इसकी लोकेशन आप लोग समझो तो आप लोग समझ पाओगे। ये पर्टिकुलर पूरा आर्टिकल इसी के चारों ओर घूमता हुआ आप लोग को नजर आएगा। ये जो पर्टिकुलर रीजन है इम्फाल वैली का, जब आप लोग इसको ध्यान से देखोगे तो आप लोग यहाँ पर मणिपुर के अंदर इसको बड़ी अच्छे से समझ पाओगे कि ये पर्टिकुलर रीजन जो है ये इस तरीके से देखने को मिलेगा, जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया, जैसे कि फुटबॉल का ग्राउंड होता है। ये फुटबॉल का ग्राउंड अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो आप लोग को एक चीज़ देखने को मिलेगी कि इसके चारों ओर वाला जो रीजन है वो बहुत बड़ा है और नीचे जो रीजन है ये बहुत छोटा है। कंडीशन क्या है, इस बहुत छोटे से रीजन में जो पॉपुलेशन रहती है वो डोमिनेट करती है यहाँ पर इनकी पॉलिटिक्स के अंदर भी, और वही पॉपुलेशन आप लोगों को देखने को मिलेगा कहीं ना कहीं लार्ज स्केल की पॉपुलेशन है। इसको जब आप लोग कंपेयर करें बिल्कुल रसिया के साथ में तो आप लोग थोड़ा सा और अंडरस्टैंड कर पाएंगे। मतलब क्या है, मैं आप लोगों को समझाता हूँ। रसिया एक ऐसा देश है जो कि यूरेशिया आप लोगों को रीजन में देखने को मिलता है। यूरेशिया मतलब जो कि यूरोप और एशिया दोनों के अंदर आप लोगों को यहाँ पर नजर आएगा। रसिया का बहुत छोटा सा रीजन ऐसा है जो कि आप लोगों को यूरोप के अंदर देखने को मिलता है, पर मैक्सिमम पॉपुलेशन आप लोगों को इसी रीजन में देखने को मिलेगी। और बाकी का जो ये रीजन है दूसरे वाला, इसमें बहुत कम पॉपुलेशन आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो सेम सिचुएशन यहाँ पर नजर आती है मणिपुर के अंदर में। मणिपुर में ऐसा क्या है, मणिपुर में एक कम्युनिटी है जिस कम्युनिटी का बेसिकली जो रीजन है वो है ये बीच वाला ग्राउंड, जिसको आप लोग बोलते हैं इम्फाल वैली। और ये जो कम्युनिटी है, इस कम्युनिटी का नाम है मैथी कम्युनिटी। अभी रिसेंटली क्या मुद्दा पूरा देखने को मिला, हालांकि ये रिसेंटली शब्द बोलना यहाँ पर सही नहीं होगा, ये मुद्दा जो है 2012 से चला हुआ आ रहा है यहाँ पर। और मैथी कम्युनिटी जो है वो बोल रही है कि हमको एसटी का रिजर्वेशन दे दिया जाए, यानी कि शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी में हम लोग को डाल दिया जाए। तो ये केस जो है लगभग 2012 में जब यहाँ पर ये केस गया था हाई कोर्ट के अंदर में, तो हाई कोर्ट ने अब रिसेंटली उस केस के ऊपर डिसीजन देते हुए ये बोला कि इस पर्टिकुलर कम्युनिटी को एसटी कैटेगरी में आप लोगों को डाल देना चाहिए। जैसे ही हाई कोर्ट का ये डिसीजन आता है कि इस पर्टिकुलर कम्युनिटी को आप लोगों को एसटी कैटेगरी में डाल देना चाहिए, पूरे मणिपुर में जो है वो दंगे भड़कने स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि जो दूसरी कम्युनिटी है वो यहाँ पर इस चीज़ को लेकर चिढ़ जाती हैं। आप लोग ऐसा बोलो कि वो इस चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है, और इसके चलते वो जो अभी यहाँ पर रिसेंटली जो हाई कोर्ट का डिसीजन था उसके लिए वो प्रोटेस्ट करने लगते हैं और आपस में मिलकर ये बोलते हैं कि हम लोग इसको नहीं होने देंगे। जो ये रीजन आप लोग को देख रहा है जो कि यहाँ पर इम्फाल वैली का रीजन है, मणिपुर की जो एमएलए की अगर आप लोग असेंबली देखोगे उसमें टोटल मिलाकर 60 आप लोग यहाँ पर मेंबर हैं, उसमें से 40 जो है वो यहाँ पर इसमें से निकल कर आते हैं। तो इससे अंदाजा लगा सकते हैं आप लोग यहाँ पर जो ये पर्टिकुलर रीजन है इसमें से 40 जो लोग यहाँ पर निकल कर आ रहे हैं और बाकी का जो बच गया उसमें से 20 लोग निकल कर आ रहे हैं। तो कल को अगर सरकार बनेगी तो किसके पास में ज्यादा ऑथोरिटी आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी, तो डोमिनेंस किसका रहेगा। जब किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी को आप लोग एसटी स्टेटस देते हो तो उससे बहुत सारे फायदे देखने को मिलते हैं, बहुत सारे रिजर्वेशन बेसिकली मिल जाते हैं। इवन सबसे बड़ा रिजर्वेशन जो रहता है वो बोलते हैं जॉब का रिजर्वेशन, और कहीं ना कहीं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में एडमिशन का रिजर्वेशन आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा जो गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशन है। तो दूसरी कम्युनिटी का ये मानना है कि अगर इस पर्टिकुलर कम्युनिटी को ये यहाँ पर हर जगह आप लोग रिजर्वेशन दोगे तो हमारा अस्तित्व जो है वो खत्म होना स्टार्ट हो जाएगा। पर लेकिन मैथी कम्युनिटी इसको लेकर क्यों इस तरीके से यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रही है, वो क्यों चाह रही है कि यहाँ पर उनको रिजर्वेशन मिलना चाहिए, इसका बेसिक रीजन आप लोगों को यहाँ पर ये देखने को मिलेगा। मैथी कम्युनिटी ये बोलती है कि आसपास वाले रीजन से बहुत सारे लोग आज के डेट में हमारे यहाँ पर आकर बस रहे हैं, जिसमें से म्यांमार एक बहुत बड़ा आज के डेट में हब आप लोगों को देखने को मिलेगा इस रीजन का। म्यांमार में काफी लंबे समय से यहाँ पर मिलिट्री रूल कर रही है,
डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट को इनके द्वारा निकालकर फेंक दिया गया था। तब से यहाँ पर मिलिट्री जो है वो रूल कर रही है, और उसी मिलिट्री के रूल करते करते फिलहाल के टाइम पर वहां की जनता जो है वो त्राहिमाम चिल्ला रही है। अपना रीजन छोड़कर वो मणिपुर में आसपास वाले नॉर्थ ईस्ट वाले रीजन में जाकर स्टैब्लिश होना स्टार्ट हो गई है, और काफी लंबे समय से हो भी रही है। इससे पहले कुछ ऐसी घटना 1971 में देखने को मिली थी, जब बांग्लादेश का डिवीजन हुआ था, या फिर बोल दो कि ईस्ट पाकिस्तान का डिवीजन जो वेस्ट पाकिस्तान का अलग अलग हुआ। उस टाइम पर बहुत सारे लोग जो थे बांग्लादेशी यहाँ पर इंडिया के नॉर्थ ईस्ट रीजन, वेस्ट बंगाल, इधर उधर आकर बसे थे। उस टाइम पर भी बहुत जो लोकल लोग थे वो उस चीज को लेकर फ्रस्ट्रेट होना स्टार्ट हो गए थे। रीजन क्या रहता है? रीजन ये रहता है कि आप लोग को पता है आज के डेट में लिमिटेड लैंड है, लिमिटेड रिसोर्सेज है। अगर किसी पर्टिकुलर एरिया में 8000 लोग रहते हैं, और वो 8000 लोग जो है वो अपनी जिंदगी को आराम से व्यतीत कर रहे हैं, और वहां पर कहीं बाहर से आगे और 6000 लोग बच जाएं, तो उनकी जिंदगी जो आराम से व्यतीत हो रही थी उसमें विघ्न पड़ना स्टार्ट हो जाएगा। ऐसा ही कुछ नॉर्थ ईस्ट रीजन में देखने को मिलता है कि उनकी जिंदगी में विघ्न पड़ना स्टार्ट हो गया, जैसे ही बाहर से लोग जो है यहाँ पर माइग्रेट होकर आने लगे। तो इसके चलते उन्होंने गुहार लगाई कि हमको एसटी स्टेटस दे दीजिए। अगर एसटी स्टेटस हम लोग को मिल जाता है तो कहीं ना कहीं हमारी बहुत सारी चीजें जो हैं वो प्रोटेक्ट की जा सकेंगी, हम लोग अपनी जो एक तरीके से कल्चर को भी यहाँ पर प्रोटेक्ट कर पाएंगे। दोस्तों, मणिपुर एक ऐसा राज्य है जो स्टार्टिंग से राज्य नहीं था, स्टार्टिंग में ये यूनियन टेरिटरी था, पर लेकिन 1972 में इसको एक स्टेट का दर्जा यहाँ पर दिया गया। तो जब हमारा 19 स्टेट बना यहाँ पर ये मणिपुर आज के डेट में, तो तब से लेकर हमारे देश में नॉर्थ ईस्ट वाले रीजन में जब आप लोग बात करोगे तो यहाँ पर कहीं ना कहीं बोल सकते हैं कि पहले यूनियन टेरिटरी और फिर यहाँ पर स्टेट का दर्जा मिला, तो कहीं ना कहीं फिर खुद की रेस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है स्टेट गवर्नमेंट की लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना। पर लेकिन जब कोई ऐसा दंगा भड़कता है तो वहां पर स्टेट जो है वो हाथ खड़े कर देता है, और रिसेंटली अभी ऐसा हुआ जब दंगे भड़क गए यहाँ पर तो स्टेट गवर्नमेंट ने हाथ खड़े कर दिए और फिर वहां पर मिलिट्री को डिप्लॉय कर दिया गया। तो आज की डेट में यहाँ पर स्टेट के अंदर में मिलिट्री डिप्लॉय है, उनके हाथ में पावर है कि कोई भी अगर एक हद से बाहर जाता है तो उसको शूट एंड साइट वाली कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलती है। इस सारी सिचुएशन के अंदर में जो पिसते हैं वो होते हैं नॉर्मल लोग, ठीक है, जो कि नॉर्मल अपनी जिंदगी जो है वो एंजॉय कर रहे हैं। उनकी जिंदगी जो है अस्त व्यस्त हो जाती है। सोचो, जो बच्चे स्कूल में जाते हैं, जो आसपास में हॉस्पिटल या फिर जो भी अपनी नॉर्मल जॉब करे थे, वो सारी चीजें कहीं ना कहीं खत्म होती है, फिर यहाँ पर नजर आती है। तो नागा और कुकी जो कम्युनिटी है वो यहाँ पर कहीं ना कहीं चाहती है कि यहाँ पर इनको खासकर जो ये मैथी कम्युनिटी है इनको रिजर्वेशन यहाँ पर न मिले। तो इस तरीके से यहाँ पर ये पूरा का पूरा विवाद जो है वो छिड़ा हुआ यहाँ पर आ रहा है। तो इसके चलते आज की डेट में यहाँ पर कंडीशन ये बन गई है कि आरबीआई को एक अलग से पैकेज लेकर आना पड़ गया, जिसके बारे में यहाँ पर बोला गया है कि आरबीआई ने यहाँ पर मणिपुर गवर्नमेंट के साथ में बेसिकली मिलकर यहाँ पर कोशिश की जा रही है कि लोगों को सपोर्ट किया जा सके। तो इसी के चलते यहाँ पर अभी ये पूरा आर्टिकल आप लोगों के सामने है। तो बेसिक बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोगों को बताई यहाँ पर कि मुद्दा कहाँ से निकल कर आया और यहाँ तक कैसे पहुंच गया। अब कुछ और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों के साथ में यहाँ पर शेयर करूंगा, जो कि बहुत ही बेसिक है, जिसको आप लोग थोड़ा सा अंडरस्टैंड करिएगा कि अगर एसटी की बात यहाँ पर की जा रही है कि हमको एसटी कैटेगरी में डालना है, तो इस कैटेगरी में किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी को आखिर डाला कैसे जाता है। सबसे पहले तो स्टेट गवर्नमेंट के बारे में अगर बात करें तो स्टेट गवर्नमेंट जो है वो स्टार्ट करती है रिकमेंड करना कि इंक्लूड किया जाए। और मैंने आप लोगों को बताया कि जो ये पर्टिकुलर फुटबॉल ग्राउंड है, उस फुटबॉल ग्राउंड में ये बेसिकली मैथी कम्युनिटी रहती है बिल्कुल बीचों बीच में, और ये लगभग 40 अगर 60 में से देखा जाए तो इनके विधायक जो हैं असेंबली में पहुंचते हैं यहाँ पर। तो इसलिए सरकार के द्वारा यहाँ पर बोला गया कि मैथी कम्युनिटी को क्या दिया जाए, ये एसटी का रिजर्वेशन दिया जाए। पर लेकिन क्या सरकार के जो स्टेट गवर्नमेंट है उसके बोलते ही एसटी का रिजर्वेशन मिल जाता है? नहीं, इसका एक पूरा प्रोसीजर होता है। जैसे यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट ने रिकमेंड किया तो फिर यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट के बाद में ये चीज पहुंचती है ट्राइबल मिनिस्ट्री के पास में, और ट्राइबल मिनिस्ट्री जो है वो इसको रिव्यू करती है। रिव्यू करने के बाद में फिर रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के पास में यहाँ पर जाती है, और फिर यहाँ से ये जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम के अंडर में आता है, यानी कि ट्राइबल मिनिस्टर से मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंडर में जाएगा यहाँ पर। तो मिनिस्ट्री ऑफ होम MHA जिसके अंदर में आता है रजिस्ट्रार जनरल, वो यहाँ पर इसको बेसिकली रिव्यू करेगा कि ये सही है या फिर नहीं है। अगर रजिस्ट्रार जनरल इसको अप्रूवल कर देता है तो फिर जाएगा ये नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब के बारे में मैंने रिसेंटली अभी आप लोग के लिए क्लास भी ली थी एप्लीकेशन में, तो वहां पर उस टाइम पर मैंने पढ़ाया था यहाँ पर कि नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब एक संवैधानिक यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। और जब ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी यहाँ पर बात करते हैं तो किस आर्टिकल के अंदर बनाई गई और कौन सा संविधान में संशोधन करके बनाया गया, ये आप लोगों को बताना है। देखता हूं कौन सा आंसर देता है। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब, अगर इसके बारे में बात करें तो यहाँ पर जब ये यहाँ पर अप्रूवल देता है, इसके बाद में यहाँ पर नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब जो है, उसके बाद में फिर यहाँ पर अप्रूवल मिलने के बाद में फाइनल पहुंचता है ये कैबिनेट के पास में, यानी कि सीधा सीधा बोल सकते हैं कि हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में फाइनल डिसीजन के लिए यहाँ पर जाता है।
अगर कैबिनेट इसको फाइनलाइज कर देता है यहां पर, तो फिर पार्लियामेंट के अंदर में एक बिल इंट्रोड्यूस किया जाता है, और बिल इंट्रोड्यूस करने के बाद में हमारा जो बेसिकली यहां पर ऑर्डर है बेसिकली इस पर्टिकुलर मुद्दे को लेकर, जिसको बोलते हैं यहां पर क्या, इसको बोलते हैं यहां पर बेसिकली कि अमेंडमेंट करना पड़ेगा कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल कास्ट ऑर्डर 1950 और शेड्यूल जो ट्राइब ऑर्डर 1950 के अंदर में, जब किसी कम्युनिटी को इसके अंदर में फाइनलाइज किया जाता है, और फिर यहां पर उस बिल को अप्रूवल दिया जाएगा प्रेसिडेंट के द्वारा, और तब जाकर यहां पर ये चीज जो है वो जो ग्राउंड लेवल पर इंप्लीमेंट की जाएगी। और इसके अंदर में आर्टिकल 341 और आर्टिकल 342 का भी इस्तेमाल किया जाएगा। यानी कि मोटे मोटे तौर पर देखो तो यहां पर ये सारा मुद्दा कहां से निकल कर आया, अभी हाई कोर्ट से आया, हाई कोर्ट ने रिकमेंड किया, सरकार बेसिकली सरकार के मुद्दे पर आप लोग बोल सकते हैं, तो ये अभी जस्ट इनिशियल फेज में है, अभी तो यहां से मुद्दा निकल कर आया है, अभी प्रोसीजर यहां तक चलेगा और यहां तक पहुंचेगा, तब जाकर यहां पर ये एसटी का स्टेटस जो है यहां पर मिलेगा। तो इतना आसान नहीं है कि एकदम बोल दिया और तुरंत इमीडिएटली यहां पर एसटी का स्टेटस मिल गया, तो इस पूरे प्रोसीजर से होते हुए चीजें यहां तक एंड तक पहुंचने वाली है। तो इसलिए यहां पर पता नहीं आगे अभी और कितने सारे इसको लेकर आप लोगों को इशू देखने को मिलेंगे, क्योंकि फिलहाल के टाइम पर अगर बात करें तो कई सारे लोग जो हैं वो अपनी जान गंवा चुके हैं इस पर्टिकुलर इंसिडेंट के अंदर में, और पूरे नॉर्थ ईस्ट में अशांति बनी हुई है, और जब जब हमारे घर में अशांति बनती है तो पड़ोसी जो है उसका मजा लेने लगते हैं। पाकिस्तान के द्वारा यहां पर ऐसी कई सारी न्यूज चलाई जा रही है फिलहाल के टाइम पर कि नॉर्थ ईस्ट जो है उसमें खासकर मणिपुर जो है वो इंडिया से अलग होना चाहता है। आप लोगों को हमेशा ये देखने को मिलेगा कि जब जब कहीं पर कोई इस तरह की कंडीशन बनती है तो खासकर दुश्मन जो है वो मजा लेना स्टार्ट कर देते हैं। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह कि हमारा जो नॉर्थ ईस्ट है, जो हमारे लिए बहुत ही बड़ा सिक्योरिटी को लेकर अगर हम लोग देखें एक अच्छी, एक नहीं कहते कि इंसान की जो पकड़ होनी चाहिए तो वो कहीं ना कहीं काफ़ी कम हो जाती है, क्योंकि चारों तरफ से हमारा जो ये पर्टिकुलर रीजन है ये अलग अलग कंट्री से घिरा हुआ है। इधर आप लोग बांग्लादेश देखिए, इधर म्यांमार देखिए, ऊपर तिब्बत हो गया, और इधर आप लोगों को भूटान देखने को मिलेगा। तो इसलिए यहाँ पर छोटा सा रीजन जो जुड़ा हुआ है जिसको आप लोग चिकन नेक बोलते हो, अगर इसको कट कर दिया जाए तो पूरा नॉर्थ ईस्ट जो है वो जरा सी देर में इंडिया से अलग हो जाएगा, मतलब कट कर साइड में हो जाएगा। तो इसलिए हमारी सरकार ने बहुत सारे ऐसे स्टेप उठाए कि इसको सही डायरेक्शन में सपोर्ट प्रोवाइड कराया जा सके। तो यहाँ पर सी के रास्ते बांग्लादेश के थ्रू कनेक्टिविटी बनाने की बात की जा रही है। म्यांमार में कितनी भी उल्टी सीधी हरकतें क्यों ना हो जाए, हमारी सरकार कभी भी उल्टे सीधे उसके लिए कमेंट नहीं करती है। क्यों? क्योंकि इसकी वजह से हमारे नॉर्थ ईस्ट में प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। और सबसे बड़ा रीजन यहाँ पर यह भी है कि म्यांमार का बहुत बड़ा सपोर्टर है चाइना, तो चाइना सपोर्ट में बैठे रहता है। तो म्यांमार में अगर कुछ भी होता है, अगर हम उसके खिलाफ जाते हैं तो म्यांमार जो है तुरंत चाइना की गोद में जाकर बैठ जाता है, जो कि आधे से ज्यादा बैठा भी हुआ है। तो अगर हम लोग कुछ करेंगे तो म्यांमार हमारे खिलाफ होगा। तो हमारे नॉर्थ ईस्ट के खासकर अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और जो मिजोरम, ये वो राज्य हैं जहां पर बहुत सारी प्रॉब्लम आप लोगों को देखने को मिल सकती है। तो ये एक ऐसा पर्टिकुलर एरिया बन जाता है जिसमें शांति बनाए रखना बहुत जरूरी है, वरना कोई भी न्यूज अगर इंटरनेशनल लेवल पर इस तरीके से डिस्कस की जाएगी तो फिर ये हमारे देश की इंटरनल सिक्योरिटी के साथ साथ में इसको एक अलग मुद्दा बनाकर पेश किया जाएगा कि इंडिया जो है वो अपने आप को सिक्योर करने में सक्षम नहीं है और राज्य जो है उससे अलग होने की मांग कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं हमारे देश की जो सोवरेनिटी का भी आप लोगों को यहाँ पर उल्लंघन होता हुआ नजर आएगा, खासकर जो कि ऑलरेडी आप लोगों को चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर में देखने को मिलता ही है। तो बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो इस पर्टिकुलर टॉपिक के साथ में जुड़े हुए हैं। अभी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने क्या किया है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने देखा कि पिछले 2 महीने से यहाँ पर आग लगी हुई है, तो क्यों ना इस एरिया को थोड़ा सा शांत करने के लिए उसको थोड़ा सा सपोर्ट प्रोवाइड करा जाए। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यहाँ पर सस्ते लोन, जो लोन ऑलरेडी थे उनको एक्सटेंड किया जा रहा है। बहुत सारी ऐसी चीजें देखने को मिलेगी, जो क्रॉप का लॉस हुआ है, बहुत सारे चीजों को बर्न कर दिया गया है। तो इसके लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसको रिलीफ मेजर बाय द बैंक इन एरिया अफेक्टेड बाय द नेचुरल कैलेमिटी, ये डायरेक्शन 2018 के हिसाब से बोलकर इसको सपोर्ट प्रोवाइड कराने की बात की जा रही है कि इस पर्टिकुलर रीजन में लोन दिया जाए और इस लोन के थ्रू यहाँ पर सपोर्ट प्रोवाइड कराया जाए। ये जो डायरेक्शन आई थी यहाँ पर, जिसके बारे में आप लोगों से बात किया, ये डायरेक्शन 2018 की है। इसमें जो भी दंगे फसाद हो रहे हैं, डिस्टर्बेंस हो रहा है, उसको भी यहाँ पर स्पेसिफिकली एड्रेस किया जाता है। नाम दिया गया है नेचुरल कैलेमिटी का, पर लेकिन इन रियलिटी में अगर कोई ऐसा दंगा भी होता है तो उसके थ्रू भी यहाँ पर रिलीफ प्रोवाइड कराने की कोशिश की जाती है। तो इसके चलते यहाँ पर कहीं ना कहीं जो बैंक हैं वो आगे आते हैं, एक तरीके से फाइनेंस प्रोवाइड कराते हैं। तो जो भी यहाँ पर क्रॉप लॉस देखने को मिल रहा है तो उस लोन के थ्रू सपोर्ट प्रोवाइड कराई जाएगी। तो रेंज जो देखने को मिल रही है 33 से लेकर 50% तक यहाँ पर बोला जा रहा है, और मैक्सिमम रीपेमेंट जो था वो यहाँ पर 2 साल के लिए था। अब इनको भी एक्सटेंड किया जाएगा ताकि चीज़ें जो हैं वो आराम से पेमेंट कर सकें और सारी चीज़ें जो है सिस्टमेटिक वे में यहाँ पर आगे चल सकें। क्योंकि चाहे दंगे भड़के, चाहे यहाँ पर कोई भूकंप आए, एट द एंड ऑफ द डे इंसान जो है वो दिक्कत में आती है और उसकी सपोर्ट प्रोवाइड कराने के लिए हमारे पास में सरकार होती है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो ये रूल है बेसिकली ये आप लोग जरूर याद रखिएगा, क्योंकि इसके तहत यहाँ पर सपोर्ट प्रोवाइड कराने की कोशिश की जा रही है नॉर्थ ईस्ट वाले रीजन में।
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को इतनी सहानुभूति क्यों आ गई कि उसने यहां पर इस तरह का स्टेप उठाया? तो इसको बोलते हैं लोन रीस्ट्रक्चर करना। देखो होता क्या है, अगर आज की डेट में आप लोग किसी इंसान को उधार देते हो पैसा, एक इंसान को आप लोगों ने पैसा उधार दिया, आप लोग कभी नहीं चाहोगे कि वो इंसान जो है बर्बाद हो जाए। क्यों? क्योंकि अगर वो बर्बाद हुआ आपका पैसा लेकर डूबेगा। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इस चीज को देखता है, बहुत सारा लोन जो है वो इधर उधर जब गया हुआ होता है, तो कहीं ना कहीं उस चीज को बचाना में हेल्प एक तरीके से कहीं ना कहीं पॉजिटिव चीज रहती है, ताकि जो खासकर सरकार का पैसा भी वहां पर न मरे। तो पैसा देने वाला और पैसा लेने वाला दोनों को यहां पर प्रॉब्लम यहां पर देखने को मिल जाती है, तो उसी को बैलेंस करने की कोशिश की जा रही है। तो जो उधार देने वाला है उसके बारे में बात करें तो बहुत सारे वो बिल पेमेंट नहीं कर पाएगा, रीस्ट्रक्चर करना पड़ेगा यहां पर इस तरीके लोन को, ताकि लेस एक्सपेंसिव बनाया जा सके और बैंक करप्ट होने से, दिवालिया होने से उसको रोका जा सके। तो जो बिजनेस चल रहे हैं वो आराम से चलते रहेंगे, प्रोटेक्ट किया जाएगा जो पैसा देने वाले हैं, ठीक है। इसी के साथ में ज्यादा मनी अगर आएगी यहां पर तो चीजें और नॉर्मल होती नजर आएगी। रीस्ट्रक्चर किया जाएगा जब उधारी को जो भी पर्सनल लोन वगैरह सब होंगे उनको बेटर रिजल्ट मिल पाएगा, यहां पर कहीं ना कहीं थोड़े लंबे समय के लिए यहां पर एक सपोर्ट मिल पाएगी। तो इसलिए यहां पर ये लोन रीस्ट्रक्चरिंग स्कीम आप लोगों को देखने को मिलती है और इसी के बारे में यहां पर बात किया गया है, ठीक है। तो बहुत ही बेसिक सी बातें हैं और इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, हल्का सा आइडिया आप लोग रख सकते हैं। जब इस तरीके का कोई आर्टिकल आता है तो उसके लिए क्वेश्चन आप लोग जरूर इस तरीके के अटेम्प्ट आप लोग किया कीजिए। बोला जा रहा है कि व्हाट स्टेप नीडेड टू बी टेकन टू एड्रेस द ग्रेवेंस ऑफ द मेती एंड द कुकी, जो कुकी कम्युनिटी है मणिपुर के अंदर में, एंड रीस्टोर द पीस एंड हार्मनी इन द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। देखो जब भी कहीं पर पीस एंड हार्मनी की बात की जाती है तो सबसे अच्छा एक तरीका होता है कि दोनों को बैठाकर बात करवाओ और फिर उसके बाद में सॉल्यूशन निकलवाओ। तो अभी यहां पर उसी को आगे लेकर चलने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि जितनी चीजें भड़केंगी यहां पर, जितना ज्यादा नुकसान होगा ग्राउंड लेवल पर, उस एक तरीके से उतनी ही ज्यादा वहां पर लोगों के अंदर में और ज्यादा आक्रोश होगा और वो एक तरीके से नहीं, वो एक तरह कहते हैं कि लड़ाई में घी डालने का काम करता है। तो वो कंडीशन आप लोग यहां पर देखते हुए नजर आओगे, ठीक है। तो ये बात आप लोग यहां पर समझ सकते हो। अभी क्वेश्चन है, बोला जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रेफरेंस टू द लोन रीस्ट्रक्चर, जो यहां पर बेसिकली रीस्ट्रक्चरिंग, तो कौन सी स्टेटमेंट यहां पर करेक्ट है ये आप लोगों को बताना है, ठीक है। तो ये अबो है, ठीक है, ये गलत लिख दिया यहां पर, ठीक है। तो बात क्या की जा रही है? बात यहां पर की जा रही है कि अलाउ द बिजनेस पीपल एंड द गवर्नमेंट टू अवॉइड बैंक्रप्सी एंड नेगोशिएशन द लोअर इंटरेस्ट रेट ऑन देयर डेप्ट, यानी कि जो उधारी है उस पर लोअर इंटरेस्ट रेट देने की बात की जाती है, जो कि ज्यादा देना पड़ रहा है पर लेकिन अब वो दे नहीं पा रहे हैं, ठीक है। लोन रीस्ट्रक्चर लेस एक्सपेंसिव है एंड देन गोइंग बैंक्रप्सी, अगर बैंक्रप्सी हो जाए कि इंसान की, उससे बढ़िया तो एक तरीके से कम लोन ले लो यार, एक तरीके से बैलेंस बना रहेगा। हेल्प करता है दोनों को, लोन देने वाले को भी और लोन लेने वालों को भी, ठीक है। तो यहां पर बात की जा रही है ऑल ऑफ द अबो। तो सारी की सारी स्टेटमेंट मैंने आप लोगों से डिस्कस की, तो वही सारी बातें यहां पर लिखी हुई है। तो इसका आंसर आप लोगों को डी देखने को मिलेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन इस तरीके से आप लोगों को बेसिकली कई बार पूछने को मिल जाते हैं। अगर टॉपिक तैयार होगा तो अच्छे से आप लोग आंसर यहां पर दे पाओगे, ठीक है। तो यहां पर क्या हो गया, आंसर राइटिंग भी हो गया, ये भी हो गया, बेसिक बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन भी होगी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या सोच रहे हैं, मणिपुर में क्या क्या कंडीशन है, एक एक पॉइंट आप लोगों को क्रिस्टल क्लियर कर दिया। कोई डाउट नहीं लेकर जाना है, यहीं पर ही छोड़कर जाना है तो फायदा रहेगा, वरना कोई मतलब नहीं है इस वीडियो के साथ में अपना टाइम बिताने का, ठीक है। तो कोई भी चीज जो है क्रिस्टल क्लियर करके माइंड में रखनी है, ओके। दोस्तों ये जो न्यूज़ थी थोड़ी सी मुझे बड़ी ही डिफरेंट सी लगी, इस न्यूज़ के बारे में आप लोगों से बात करूंगा। अभी यूएसए के अंदर में यहाँ पर कास्ट को लेकर कई सारी बातें देखने को मिली। यूएसए के अंदर में बेसिकली कास्ट को लेकर बोला गया है कि कास्ट को लेकर जो बायसनेस होती है उसको साइड में किया जाएगा, ठीक है। तो कास्ट जो है अभी यहाँ पर सिएटल करके यूएसए का एक शहर है यहाँ पर, तो वहाँ पर कास्ट के अगेंस्ट में यहाँ पर अभी बोला जा रहा है कि कोई भी भेदभाव यहाँ पर नहीं देखेगा, अगर कोई करेगा तो उसके ऊपर प्रतिबंध लगाया जाएगा। अमेरिका का पहला शहर बन गया है ऐसा कुछ करने वाला। अगर आप लोग चीज़ों को समझेंगे हमारे देश के अंदर में तो नेक्स्ट लेवल की चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलेगी। पर लेकिन बात करूँ अगर अमेरिका के अंदर में ऐसी बातें हो रही हैं तो वो भी एक ऐसे देश के अंदर में जहाँ पर हमेशा आप लोग बोलते हैं कि दुनिया को सुधार देंगे, दुनिया को संवार देंगे। उनकी मूवी भी हॉलीवुड की ऐसी बनती है, वो ये बताते हैं कि मतलब दुनिया को बचा लेंगे। नहीं, पहले अपने आप को तो बचा लो, दुनिया को तब बचाना। अभी हमारे देश के अंदर में एक मूवी है जिस मूवी का नाम है आर्टिकल 15। इस मूवी को किस किस ने देखा है पहले तो ये बताओ। जिसने देखा वो यस बोलना, जिसने नहीं देखा नो बोलना, और जिसने नहीं देखा है टाइम निकाल के इसको जरूर देखना, क्योंकि कल को चलकर जिस सिस्टम में आप लोग जाकर काम करना चाह रहे हो ना, उस सिस्टम की एक झलक आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी ग्राउंड लेवल पर कैसी है, और ये रियलिटी है जो यहाँ पर चीज़ें दिखाने की कोशिश की गई हैं। आर्टिकल 15 में एक झंझोरता हुआ चेहरा नजर आता है, सोसाइटी कितनी कास्ट बेस्ड डिवाइडेड है हमारे देश के अंदर की। तो ये चीज़ें आप लोगों को इस पर्टिकुलर आर्टिकल में चीज़ें देखने को मिलती हैं।
अभी अगर बात करें यहाँ पर यूएसए के अंदर में, तो यूएसए के अंदर में यहाँ पर सोशल डिस्क्रिमिनेशन आप लोगों से कोई नहीं पूछेगा, पर लेकिन ये आप लोग याद रखिएगा, यूएसए के अंदर में कुछ ऐसा डिसीजन लिया गया कि एक सिटी के द्वारा एक ऐतिहासिक यहाँ पर डिसीजन लिया गया जिसमें कोई भी अगर इस तरीके से कास्ट बेस्ड कोई डिस्क्रिमिनेशन होगा तो उसको रोका जाएगा। तो एंटी कास्ट मूवमेंट जो चलाए थे उनके द्वारा यहाँ पर एक तरीके से उनको जीत मिल गई है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के अंदर। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर सबसे इंपॉर्टेंट बात बोलूं, आप लोगों से पूछा जा सकता है, ये तो मैंने बात बता दी यूएसए के बारे में, पर लेकिन हमारे देश के अंदर में कैसा सोशल डिस्क्रिमिनेशन है इसके बारे में अगर कोई आप लोगों से पूछे तो ये काफ़ी बड़ा मुद्दा आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा, स्टेटस ऑफ द सोशल डिस्क्रिमिनेशन इन इंडिया। तो इसके बारे में अगर कोई आप लोगों से पूछे कि कोई भी इंसान अगर एक तरीके से कैसे उसमें पैदा होता है, आप लोगों ने सुना होगा कि ये तो इस तरीके का इंसान है, ये तो ये काम करेगा, ये काम करेगा। अक्सर अगर गटर साफ करने की बात आए वहां पर कोई भी आप लोगों को ऐसा इंसान नहीं देखने का जो कि एक हायर कास्ट से हो, सारे लोअर कास्ट के वहां पर रहते हैं, उनके साथ में एक तरीके से चेप दिया गया वो काम कि यही ये काम करते हुए यहाँ पर नजर आएंगे। तो ये सोचने वाली बात है। और सबसे बड़ी बात क्या है, अगर हम लोग सेंसस 2011 के हिसाब से बात करें, लगभग 20 करोड़ के करीब हमारी सोसाइटी के अंदर में जो पर्टिकुलर कम्युनिटी से जो लोग आते हैं उनको इस पर्टिकुलर कैटेगरी में डालने की कोशिश की जाती है। ये एक तरीके का खतरनाक लेवल का डिस्क्रिमिनेशन है कि हाँ तुम जो है ये काम करोगे, ये बिल्कुल गलत है। अगर आप लोग इसको देखो यहाँ पर, तो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, अगर मतलब एक इंसान जो है किसी घर में पैदा हो गया तो उसकी गलती है क्या यार? आप लोगों का मम्मी कौन है, पापा कौन है, भाई कौन है, बहन कौन है, आप लोग डिसाइड कर सकते हो? ये क्या आप लोग के हाथ में ये पावर है डिसाइड करने की? पूरी जिंदगी में बस एक इंसान को आप लोग डिसाइड कर सकते हो अपनी जिंदगी में, वो है आप लोगों का हस्बैंड और वाइफ। और कई बार वो भी अच्छे नहीं मिलते हैं ठीक है, तो दिक्कतें देखने को मिलती है, उसमें बहुत सारे इशू आते हैं निकल के, फिर डाइवोर्स होते फिरते हैं। तो और इसके अलावा आप लोग किसी को चूज नहीं कर सकते। इसके अलावा मतलब जो पर्सनल एक बॉन्डेशन में हो, बाकी बोलने लोगों सर दोस्त हैं, देखो वो तो एक नेक्स्ट लेवल की चीज हो जाती है। ठीक है, दोस्ती को काउंट नहीं कर रहा हूं यहाँ पे, क्योंकि वो तो एक फिर एक डिफरेंट एंगल हो जाता है, और दोस्ती जैसी तो कोई चीज ही नहीं है अगर ढंग का दोस्त जिंदगी में हो। अभी मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ एक ऐसी सोसाइटी के बारे में जिसमें कोई पैदा हुआ है किसी घर में, तो उसी का ठप्पा लग गया उसके ऊपर। जैसे नहीं आमिर खान बोलता है देख लूं कहाँ ठप्पा लगा हुआ है, वो वाली बातें यहाँ पर देखने को मिलती है। खुद गवर्नमेंट का डेटा है, एनसीआरबी नेशनल क्राइम ऑफ रिकॉर्ड ब्यूरो के द्वारा खुद बोला गया 2021 में 50,000 केस जो है वो क्राइम अगेंस्ट शेड्यूल कास्ट के हमारे देश में निकल कर आए। जो रजिस्टर किए गए तो वो केस हैं, ऐसे पता नहीं कितने केस होंगे जिनको रजिस्टर ही नहीं किया गया। और बुरी बात जो है सोचने वाली यहाँ पर यह है कि इसके अंदर इंक्रीमेंट आप लोगों को देखने को मिल रहा है। 2020 में जो था, अभी 2000 अगर आगे चलेंगे, अभी 21 के अंदर में 1.2% का यहाँ पर इंक्रीमेंट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ये सोचने वाली खतरनाक बात आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी। इसी के साथ में अगर बात करूँ आप लोगों से, मध्य प्रदेश के अंदर में ये चीज़ें हाईएस्ट लेवल पर हैं, खुद यहाँ पर आप लोग समझ सकते हैं यहाँ पर। तो ये एक तरीके से पर्टिकुलर स्टेट मध्य प्रदेश में 63% पर आप लोगों को लैख यहाँ पर देखने वाला, 63% नहीं 63 पर लैख आप लोगों को देखने को मिलेगी। ठीक है, तो इससे समझ सकते हैं। तो 63 पर लैख इन जो एससी, तो यहाँ पर आप लोगों को पॉपुलेशन को देखने को मिलेगा टोटल अगर यहाँ पर देखोगे। तो इसका मतलब क्या हो गया, राजस्थान दूसरे नंबर पर है आप लोगों के लिए यहाँ पर। तो कहने का मतलब यहाँ पर क्या है, कहने का मतलब यहाँ पर यह कि टोटल पॉपुलेशन में कितनी पॉपुलेशन यहाँ पर ये प्रॉब्लम फेस कर रही है, तो सबसे टॉप पर मध्य प्रदेश और दूसरे पर आप लोगों को राजस्थान यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो ध्यान से आप लोग मैप में भी आप लोग कम से कम याद रखिएगा, बात कर रहा हूं किसके बारे में, मध्य प्रदेश के बारे में बात कर रहा हूं यहां पर, और बात कर रहा हूं राजस्थान के बारे में। ये तो बात मैंने आप लोगों को यहां पर बता दी। अभी मुद्दा क्या है यहां पर, वो भी मैं आप लोगों को यहां पर समझाता हूं। इंडिया के अंदर में डिस्क्रिमिनेशन के बारे में बात करें तो कई सारी रिपोर्ट आती है, उनमें से एक रिपोर्ट है जिसका नाम है ऑक्सफैम रिपोर्ट। ऑक्सफैम रिपोर्ट के बारे में अगर बात करूं तो अर्बन एरिया में ये अच्छी बात है, खासकर जो पढ़े लिखे लोग हैं वो सोसाइटी में निकल कर बाहर आ रहे हैं, तो वो कास्ट वगैरह चीजों को कम मान रहे हैं, किसी के साथ भी शादी नॉर्मली करते हुए आप लोगों को नजर आते हैं। तो अर्बन एरिया में अगर आप लोग बात करो तो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन जो है वो डिक्लाइन होता हुआ नजर आ रहा है। ये एक अच्छी बात आप लोगों को देखने को मिलेगी, यानी कि ये चीज जो है वो डाउन हो रही है अर्बन एरिया में। इसी के साथ में अगर आप लोग बात करें अर्निंग के बारे में बात करें, यहाँ पर काफी डिस्क्रिमिनेशन आप लोगों को देखने को मिलेगा। जितनी अर्निंग जो है नॉन एससी एसटी जो है वो कमाते हैं, यानी कि ओबीसी और जनरल की जितनी अर्निंग होती है, रेयरली आप लोग एससी और एसटी की उतनी अर्निंग देखने को मिलेगी। तो ये भी एक काफी बड़ा डिस्क्रिमिनेशन है। और गांव वाले एरिया में तो सबसे बड़ी बात ये देखने को मिल रही है, अभी जो ऑक्सफैम जो रिपोर्ट प्रस्तुत की गई डिस्क्रिमिनेशन इन इंडिया, उसने एक बड़ी खतरनाक बात बोली कि गांव के एरिया में डिस्क्रिमिनेशन अभी भी बढ़ रहा है, ना कि घट रहा है। ये सिचुएशन यहाँ पर खतरनाक है, जो कि यहाँ पर जब मैंने सुना इसके बारे में, मैंने कहा यार ये तो थोड़ी सी नेक्स्ट लेवल की बात हो गई। तो इसके ऊपर काम करने की कम से कम जरूरत है यहाँ पर, नहीं तो दिक्कतें देखने को मिलेगी। क्यों? क्योंकि हमारे संविधान ने बोला था कि हम लोग को डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है, पर लेकिन हम लोग मान ही नहीं रहे।
मौलिक अधिकार है पार्ट 3 के अंदर में जब आप लोग जाओगे, जिसको फंडामेंटल राइट बोलते हो, आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक आते हैं। इसके अंदर में समानता का अधिकार है भाई साहब, आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 तक। सबको स्वतंत्रता दी रखी है, यहाँ पर इंडिपेंडेंस है, सबके पास में आजादी है। 19 और 22 के अंदर अगर आप बात करोगे यहाँ पर शोषण के विरुद्ध अधिकार है, यहाँ पर आर्टिकल 23 से 24 के बारे में बात करोगे। अपने धर्म को फॉलो कर सकते हो 25 से 28। संस्कृति और शिक्षा का अधिकार है 29-30 और संवैधानिक उपचारों का अधिकार है आर्टिकल 32। समझ सकते हैं। कुछ आर्टिकल बता दूं, आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, 16, 17 और 46, 335, आर्टिकल 303, आर्टिकल 32, ये वो आर्टिकल हैं जो कि आप लोगों के संविधान में रखे गए हैं ताकि सोसाइटी के अंदर में डिस्क्रिमिनेशन न देखने को मिले। अब इससे क्या समझ में आता है आप लोगों को, एक बात ध्यान से सुनिएगा। यानी कि हमारे संविधान निर्माता इस बात को बहुत ही अच्छे से समझते थे कि अगर हिस्ट्री उठाकर देखोगे तो कुछ कम्युनिटी के खिलाफ बहुत ही तकड़े तकड़े लेवल के डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिले हैं और वो आज तक भी कॉन्टिन्यूसली चले हुए आ रहे हैं। तो इसको कैसे रोकना है, ये चीजें आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी। यानी कि जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है वो नेक्स्ट लेवल का डिस्क्रिमिनेशन है, आप लोग इसको कैसे रोक सकते हो उसके ऊपर आप लोगों को फोकस देकर चलना पड़ेगा। तो आर्टिकल 14 यहां पर इक्वलिटी बिफोर लॉ के बारे में बात कर रहे हैं। यहां पर आर्टिकल 15 जो है प्रोहिबिशन ऑफ द डिस्क्रिमिनेशन के बारे में बात कर रहे हैं। यहां पर इक्वलिटी ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटी के बारे में बात कर रहे हैं। अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी के बारे में बात कर रहे हैं। प्रमोशन ऑफ एजुकेशनल एंड सोशल जो इंटरेस्ट के बारे में बात कर रहे हैं। क्राइम ऑफ द शेड्यूल कास्ट इसके बारे में बात, वो सॉरी क्लेम्स ऑफ द जो भी यहां पर शेड्यूल कास्ट होते हैं उसके बारे में। रिजर्वेशन यहां पर बात की जा रही है 2 आर्टिकल में, लेजिस्लेचर के अंदर में और रिजर्वेशन लोकल बॉडीज के अंदर में, ताकि डिस्क्रिमिनेशन न देखने को मिले यहां पर और कुछ लोग जो है उनको सपोर्ट किया जा सके। अब आप लोगों को मैं बताता हूं, कहीं ना कहीं कई सारे गवर्नमेंट के इनिशिएटिव हैं इस चीज को लेकर कि हाँ यार ये चीज जो है ये खतरनाक है और इस चीज को हम लोग को रोकना चाहिए। जैसे कि अगर पुराने टाइम में आप लोग जाओगे तो लैंड रिफॉर्म की बात की जाती है कि उन लोगों को भी लैंड दी जाएगी जिसके पास में लैंड नहीं है, तो कहीं ना कहीं ये चीजें घटेंगी। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में जो कास्ट है उसके कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर के बारे में बात की जा रही है, तो हिंदू दलित जो है उसको कन्वर्ट किया जा सकता है यहाँ पर, जैसे सिख और बुद्धिज्म में शेड्यूल कास्ट, तो ये रिकॉग्नाइज किए गए यहाँ पर ऑलरेडी हमारे संविधान के अंदर में। ठीक है, एक तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल जो यहाँ पर कास्ट ऑर्डर जो यहाँ पर है, ठीक है, तो रिकॉग्नाइज करता है हिंदू दलित हु हैज कन्वर्टेड टू सिखिज्म एंड द बुद्धिज्म एज ए शेड्यूल कास्ट। तो यहाँ पर एक तरीके से ये बातें आप लोगों को देखने को मिलती हैं। प्रधानमंत्री कौशल विकास जो योजना है उसके बारे में बात की जा रही है। यहाँ पर ट्रेनिंग पर फोकस दिया जा रहा है ताकि प्रोडक्टिविटी बढ़े, सारी चीजों को छोड़कर। संकल्प स्कीम हो गई यहाँ पर, ये कहीं ना कहीं जो प्रोग्राम है ये भी स्किल डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप सपोर्ट प्रोवाइड कराने का। स्टैंड अप यहाँ पर प्रोग्राम चलाया गया, स्टैंड अप स्टार्टअप स्कीम जो आप लोगों के सामने आई थी। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना आई, इसमें अलग से फोकस दिया गया उन लोगों के ऊपर जिसके ऊपर जिसके पास में पैसा नहीं है। तो यानी कि अगर बात करें जैसी सिचुएशन आप लोगों को आर्टिकल 15 मूवी में देखने को मिल रही है, ऐसी सिचुएशन से अगर निपटना है तो ये सारे के सारे प्रोविजन जो है वो ग्राउंड लेवल पर इंप्लीमेंट होने चाहिए अगर रियलिटी में आप लोग चाहते हैं सोसाइटी में कोई सुधार आए। तो ये काफी एक इंपॉर्टेंट मुद्दा यहाँ पर बोला गया है। देखो यार ये सारे के सारे जो आर्टिकल होते हैं ना इस तरीके के, इनका सबसे बड़ा मुद्दा ये होता है कि कैसे आप लोग उस चीज को समझ सको जिस सोसाइटी के ताने बाने में आप लोग रहते हो। अगर एग्जाम में आप लोग बैठे, एग्जाम क्लियर करके चले गए, समझ में आ गया, पर इन रियलिटी जब आप लोग प्रैक्टिकली इसको देखोगे तो आप लोग जो है सहम ना जाओ, यार ये क्या है, किताबों में तो ऐसा पढ़ा नहीं था, किताबों में तो ऊपर ऊपर से पढ़ के निकल गए, ये फंडामेंटल राइट है, इंप्लीमेंट करने की बारी आए तो कौन करेगा, वो वाली बातें फिर आप लोगों को प्रैक्टिकलिटी में दिखती है यहाँ पर। दोस्तों यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा 2016 में, यहां पर आप लोगों के सामने डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या क्या बातें बोली जा रही हैं। बोला जा रहा है कि स्टैंड अप इंडिया स्कीम जो है उससे रिलेटेड कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है ये बताना है। बोला गया कि इसका पर्पज जो है वो एंटरप्रेन्योर बनाने की बात की जाती है, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब प्लस महिला के ऊपर फोकस किया गया कि कोई यहाँ से बिजनेस बनना चाहता है तो उसको सपोर्ट प्रोवाइड कराई जाएगी। ये प्रोवाइड कराता है रीफाइनेंसिंग थ्रू सिडबी। तो सिडबी क्या है यहाँ पर, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ये पर्टिकुलर इसके द्वारा अमाउंट दिया गया था 10,000 करोड़, ताकि यहाँ पर अगर कोई इस पर्टिकुलर एरिया से कोई निकल कर आना चाहता है, 3 पर फोकस रखना। एक तो बोला गया यहाँ पर शेड्यूल कास्ट, दूसरा बोला गया शेड्यूल ट्राइब और तीसरा यहाँ पर बोला गया वुमेन। यानी कि वुमेन की भी कंडीशन सोसाइटी में ज़्यादा अच्छी नहीं है। यहाँ पर तीनों को एक ही साथ में इसीलिए रखकर यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया और इसीलिए तीनों को एक साथ रखकर स्कीम भी बनाई गई, क्योंकि तीनों को यहाँ पर सपोर्ट की जरूरत है सोसाइटी के अंदर में। तो यहाँ पर 10 लाख करोड़ रुपए इस पर्टिकुलर पर्पज के लिए यहाँ पर दिए गए। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और जो वुमेन है, एक कंडीशन है उनकी एज 18 साल से ऊपर होनी चाहिए, तभी इस चीज़ का फायदा उठा सकते हो। ऐसे नहीं कोई बच्चा बोले मुझे बिजनेस करना है, वो बोले पहले अपना हमने नाक तो पहुँच ले अपना ढंग से बिजनेस करेगा तो ये चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो इसके बारे में कुछ बेसिक चीज़ें हैं, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। आंसर यहाँ पर सी हो गया, ठीक है। तो क्वेश्चन जो है बड़ा इंटरेस्टिंग था।
एक और क्वेश्चन आप लोगों से यहाँ पर डायरेक्ट स्कीम से है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, इसके बारे में डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने बोला गया कि एम है मोबिलाइज करने के लिए यूथ टू टेक अप द स्किल ट्रेनिंग, और एम है इंक्रीज करने के लिए प्रोडक्टिविटी, पहली क्वेश्चन में ये बोला गया है। इसी के साथ में संकल्प जो स्कीम है यहाँ पर, उसके बारे में बोला गया है कि ये आउटकम ओरिएंटेशन प्रोग्राम है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का, ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। स्टैंड अप इंडिया स्कीम जो है वो लॉन्च की गई थी अप्रैल 2016 में, टू प्रमोट करने के लिए एंटरप्रेन्योरशिप एट द ग्रास रूट लेवल, ताकि इकोनॉमिक एम्पावरमेंट पर फोकस किया जा सके और जॉब क्रिएट की जा सके। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ए में बोला गया 1 and 2, बी में बोला गया 2 and 3, सी में बोला गया 1 and 3 एंड डी में बोला गया ऑल ऑफ द अबव। सही आंसर क्या है? नॉर्मली जब ऐसा क्वेश्चन हो जहां पर मिनिस्ट्री दे रखी है तो आप लोग थोड़ा सा वहां पर फोकस दे लेना, अक्सर 99% जो है मिनिस्ट्री गलत मिला करती है। तो यहां पर भी आंसर आप लोगों का सी हो गया। सेकेंड स्टेटमेंट जो गलत है मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, सही आंसर यहां पर होगा, ना कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को आर्टिकल मैच करने के लिए आ रहा है। आर्टिकल 15 में क्या दिया गया है, आर्टिकल 16 में क्या दिया गया है, आर्टिकल 335 और 332 के अंदर में क्या दिया गया है, इनको मैच करना है और बोलना है कि करेक्टली मैच स्टेटमेंट आप लोगों को बतानी है। ओनली 1 पेयर सही है, ओनली 2 पेयर सही है, ऑल 3 पेयर सही है, या फिर नन ऑफ द अबव पेयर सही है। सही आंसर क्या है? ए बी सी या फिर डी, अगर आप लोगों के हिसाब से यहाँ पर मैं बातें करूँ तो याद रखिएगा, इसको ढंग से आप लोग देखोगे तो सही आंसर आप लोगों को देखने को मिलेगा बी, यानी कि ओनली 2 पेयर सही है, एक पेयर आप लोगों को गलत रहेगा यहाँ पर, यह है लास्ट वाला। ठीक है, यहाँ पर 335 नहीं है, 330 और 332 है, जिसके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया, यहाँ पर कोई भी कंफ्यूजन होना चाहिए। बाकी आर्टिकल 15 और आर्टिकल 46 के बारे में आप लोगों को पता ही होना चाहिए। डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से यहाँ पर देखने को मिलता है, इसके बारे में कोई भी डाउट जो है वो आप लोगों के माइंड में नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन बनता है। यूपीएससी में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया, आप लोगों से बोला गया डिबेट द इशू ऑफ वेदर हाउ द कंटेम्प्रेरी मूवमेंट फॉर असर्शन ऑफ द दलित आइडेंटिटी वर्क टूवर्ड द इनहेलेशन ऑफ द कास्ट। तो ये इस तरीके से डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से 2015 में आप लोगों से पूछा गया, दलित समुदायों के बारे में यहाँ पर बेसिकली। ठीक है, इसी के साथ में एक और क्वेश्चन पूछा गया महात्मा गांधी जी, भीमराव अंबेडकर जी के बारे में, कि क्या क्या उनके द्वारा डाइवर्जन अप्रोच ली गई, स्ट्रेटजी ली गई, ताकि यहाँ पर जो भी इस तरीके से जो चीज़ें सोसाइटी के अंदर में उसके दृष्टिकोण को थोड़ा सा सही किया जा सके, तो उसके ऊपर फोकस किया गया दलित कम्युनिटी के रिलेटेड। 2017 में क्वेश्चन पूछा गया, यहाँ पर बोला गया कि इसके बारे में कि व्हाट आर द 2 मेजर लीगल इनिशिएटिव स्टेट के द्वारा सिंस इंडिपेंडेंट, ताकि यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन को रोका जा सके शेड्यूल ट्राइब के खिलाफ में। 2018 में क्वेश्चन पूछा गया, इससे देखो कास्ट सिस्टम के बारे में डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया, 2000 कैसे इरेडिकेट करना है। 2020 में क्वेश्चन पूछा गया, तो इससे आप लोग टॉपिक के बारे में सोचो कितना खतरनाक टॉपिक है। ठीक है, तो मतलब कहने का यह है कि आंसर राइटिंग के लिए तो इतना खतरनाक टॉपिक है कि इतने सारे क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम में पूछे जा चुके हैं यहाँ से, और डायरेक्ट फंडामेंटल राइट से भी आप लोग इसको कनेक्ट करके यहाँ पर देख पा रहे हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाएगा। इवन डिस्क्रिमिनेशन के बारे में आप लोगों से मैंने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के अंदर भी बातें की थी, जेंडर इक्वलिटी के बारे में यहाँ पर आप लोग देखते हैं, ए रिक्वायर्ड इक्वलिटी के बारे में यहाँ पर बात दे सकते हैं। तो सब जगह आप लोगों को यहाँ पर चीज़ें देखने को मिलेगी। तो टॉपिक को ऐसे तैयार करो ताकि मजा आ जाए। ठीक है, तो ये है पूरा, ये आप लोग याद रखें। चाइल्ड लेबर के बारे में आप लोगों से किस आर्टिकल के अंदर बात की जाती है, ये आप लोगों को बताना है। देखता हूँ कौन सही आंसर देता है, बताना। कोई डाउट हो तो उसको पूछ लेना, वरना तो एंजॉय करो अच्छे से। आर्टिकल समझ में आया तो फीडबैक जरूर देना। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोग यहाँ पर कवर कर सकते हैं जीएस पेपर 2 के अंदर में, जो रिपोर्ट वगैरह होती है, या फिर प्रीलिम्स के अंदर भी आप लोगों से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई यहाँ पर, जिसको बोला गया यहाँ पर, जो टाइटल है उसका वो बोला गया यहाँ पर आउटबाउंड ट्रेवल एंड टूरिज्म एन अपॉर्चुनिटी अनटैप्ड। तो यानी कि देखिए, अगर आप लोग देखिए इंडिया के अंदर में रहते हैं, ठीक है, तो अगर आप लोगों से बात की जाए कहीं घूमने जाना है, तो आप लोगों के लिए सबसे अच्छी लोकेशन आप लोग कौन सी बोलोगे आप लोग घूमने के लिए? अपने ही देश में, अपने राज्य को छोड़कर कहीं बाहर जाना है घूमने के लिए, तो सबसे अच्छी लोकेशन क्या बोलोगे? कोई नॉर्थ में पसंद करेगा, कोई साउथ में पसंद करेगा, कोई यहाँ पर एक तरीके से हो सकता है किसी आइलैंड में पसंद करे। पर लेकिन जब बात करें हमारे देश के लोग बाहर घूमने जाते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर जाकर जो खर्चा करते हैं, जो एक तरीके से वहाँ पर जाकर नहीं एक तरीके से पैसा लगा रहे हैं, तो उसके बारे में बात की जा रही है। तो ये बोला जा रहा है 2024 तक ये लगभग 42 बिलियन आप लोगों को देखने को मिलेगा। इतने लार्ज स्केल पर जो है हमारे लोग जो हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं। आप लोगों को पता है हमारी पॉपुलेशन जो है दुनिया में काफ़ी लार्ज स्केल पर बाहर देखने को मिलेगी, तो उसी के चलते यहाँ पर ये रिपोर्ट प्रस्तुत की जा रही है। तो इस रिपोर्ट के बारे में आप लोगों को यहाँ पर थोड़ा सा याद रखना है। रिपोर्ट का टाइटल क्या है वो तो कम से कम याद रखिएगा। अभी ग्लोबली ये माना जा रहा है अप्रोक्सीमेटली 80 मिलियन लोग यहाँ पर, 80 मिलियन, 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, ठीक है, तो 80 मिलियन हो गए यहाँ पर, यानी कि 800 लाख आप लोग यहाँ पर बोल सकते हो।
तो इससे आप लोग अंदाजा लगा सकते हो कितने सारे लोग जो हैं वो यहाँ से बाहर जा रहे हैं। ठीक है, मोटे मोटे तौर पर बोल दूं तो आप लोगों को 8 करोड़ लोग, ठीक है, तो कितनी बड़ी संख्या ये आप लोग इसको देख सकते हैं। तो इंडिया जो है एक तरीके से यहाँ पर मोस्ट ल्यूक्रेटिव जो आउटबाउंड टूरिज्म मार्केट बनती हुई यहाँ पर जा रही है। और इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा कई सारी कंट्री ऐसी है जहां पर हम लोग जाते हैं तो वीज़ा ऑन अराइवल मिल जाता है आप लोगों को काफ़ी आसानी से, क्योंकि लोगों को पता है अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन कहीं घूमने के लिए आता है तो वहां पर आकर वो रुकेगा भी, होटल में खर्चा करेगा, कुछ खरीदेगा भी वहां पर एक तरीके से, इसी के साथ में कुछ खाएगा पिएगा भी वहां पर। तो ये एक तरीके से ऐसी मार्केट होती है जो कि एक तरीके से काफ़ी अच्छे लेवल पर इन्वेस्टमेंट करता है अगर कोई किसी देश के बाहर से निकल कर आता है, क्योंकि उसके पास में पैसा होता है। अब मान लीजिए कोई एक ऐसा इंसान है जिसकी इनकम जो है वो 5,000 रुपये महीना कमा रहा है, उसको बोला जाए यार स्विट्जरलैंड घूम के आना है तुम्हें, स्विट्जरलैंड तो दूर की बात है, अगर वो किसी गाँव में रहता है तो दिल्ली जाते हुए भी एक तरीके सोचेगा 1000 बार कि 5,000 रुपये ही है बस जेब में, होटल में रुकना खाना पीना कैसे काम हो पाएगा। ठीक है, तो आप लोग ऐसे समझ सकते हैं कि जिसके पास में पैसा होगा वही निकल कर बाहर जाएगा, और जो बाहर जाएगा वहां पर वो खर्चा करेगा। तो कई सारी कंट्री तो ऐसी हैं, जैसे श्रीलंका हो गया, मैंने बोला था ना अभी, वहां पर उनकी कंट्री में इतना बड़ा रोल प्ले कर रहा था टूरिज्म कि कोविड-19 की वजह से टूरिज्म रुका तो वो घुटनों पर आ गए। यहां से अंदाजा आप लोग लगा सकते हैं। सिंगापुर हो गया आज की डेट में, अगर बात करें स्विट्जरलैंड हो गया यूरोप के अंदर में, तो दुनिया भर का पैसा खर्चा किया जाता है लोगों के द्वारा जो घूमने जाते हैं। 2021 में इंडिया के द्वारा यहाँ पर 12.6 बिलियन आप लोग देखते हैं यहाँ पर, जो अगर बात करें 2019 में था ये यहाँ पर 22। हालांकि कोविड-19 के चलते थोड़ी सी चीज़ें डाउन हुई हैं, पर लेकिन ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा डाउन हो गई है, अभी आगे फिर आप लोगों को बढ़ती नजर आएंगी। सबसे ज़्यादा जो फोकस किया गया यहाँ पर वो यूरोप के अंदर किया गया है। यूरोप के अंदर देखिए क्या होता है, अगर जापान के अंदर आप लोग विजिट करने जाते हैं तो वहाँ पर आप लोगों को काफ़ी सस्ती उनकी करेंसी देखने को मिलेगी। मतलब क्या है सस्ते का मतलब, अगर 5,000 रुपये आप लोग लेकर जा रहे हो अपनी कंट्री के, तो यहाँ पर अपनी करेंसी के, तो वहाँ पर लगभग वो आप लोग के लिए 8,500 रुपये बन जाएंगे जापान के। यानी कि कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि उनकी करेंसी जो है हमारी करेंसी के कंपेयर में काफ़ी डाउन है। जबकि अगर यूएसए में आप लोग घूमने जाते हैं तो यहाँ से आप लोगों को लगभग 80 रुपये लेकर जाओगे, तब जाकर आप लोगों को $1 मिलने वाला है। तो इससे आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं। तो उन कंट्री में घूमना, लोग एक तरीके से अगर कुछ खरीदना है तो उन कंट्री में जाकर घूमो जहां पर हमारी कंट्री कंपेयर में चीज़ सस्ती है, क्योंकि वहां से आप लोग खरीद कर लेकर आ सकते हो। और इसीलिए कहते हैं कि उस कंट्री का एक्सपोर्ट जो है वो काफ़ी बढ़ जाता है जब उस कंट्री की जो करेंसी है वो डिवेल्युएट रहती है, यानी कि कम रहती है। यानी कि हमारी कंट्री की करेंसी जो है वो ज़्यादा ताकतवर है, ताकतवर नहीं मतलब एक तरीके से ज़्यादा एक आप लोग बोल सकते हैं वैल्यू में ज़्यादा है अगर जापान के साथ में कंपेयर करोगे। इसलिए जापान एक एक्सपोर्ट हब है, जापान एक तरीके से काफ़ी लार्ज स्केल पर एक्सपोर्ट हब आप लोगों को देख सकते हैं। तो इससे आप लोग एक अंदाजा लगा सकते हैं। यूरोप के अंदर में 20% यहाँ पर अगर बात करें जो ट्रेवल किया गया, इंडिया से अगर बात करें 10% आप लोगों को देखने को मिलेगा ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड आप लोगों को देखने को मिलेगा। कई सारे साउथ ईस्ट एशिया में भी कई सारे डेस्टिनेशन आप लोगों को यहाँ पर नजर आएंगे जहाँ पर लोग घूमने जाते हैं। अगर बाहर के देश में कहीं एक मौका मिले घूमने का तो आप लोग कौन सा देश चूज करोगे कि हाँ यार यहाँ तो कम से कम घूम के आना है, तो आप लोग बताइए जरा। तो कई सारी और चीज़ें हो सकती है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर पता चल रहा है कि ये इस देश में ये कंट्री के ये लोग घूमने जा रहे हैं, तो वहाँ पर क्या कर सकते हैं, टूरिज्म फ्रेंडली कंट्री आप लोगों को देखने को मिलती है, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसे एग्रीमेंट उस कंट्री के साथ में किए जा सकते हैं कि हम लोग एक दूसरे के साथ में कि हाँ कि हमारे देश में यहाँ से लोग आएंगे, हमारे देश के लोग वहाँ पर जाएंगे, तुम्हारे देश के लोग हमारे यहाँ पर आएंगे, तो दोनों तरीके से मिलकर काम यहाँ पर किया जा सकता है। और ऐसी कंट्री जो है उनके लिए स्पेशल फैसिलिटीज़ दे सकते हैं कि यहाँ से अगर लोग इतने सारे आ रहे हैं, अगर ये लोग आएंगे तो इनको कई सारी स्पेशल फैसिलिटीज़ मिलेगी, और ये मिलती भी है यहाँ पर। तो इससे दोनों कंट्री के लिए मिल सिचुएशन होती है, तो दोनों कंट्री को फायदा होता है, तो दोनों कंट्री एक तरीके से उस चीज़ों को एंजॉय करती है। तो ये काफ़ी एक अच्छा तरीका है अगर हम लोग इसको आगे बढ़ाते हैं। ये काफ़ी सिग्निफिकेंस भी आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। कई सारे सेक्टर में यहाँ पर काफ़ी बड़ा बूम आता है, ठीक है। सर्विस सेक्टर हो गया, फॉरेन एक्सचेंज हो गया, जब जाओगे तो आप लोग पैसा भी लोगे ना वहाँ पर, तो आप लोग इसको समझ सकते हो, ठीक है। तो एक तरीके से जो भी यहाँ पर नेशनल हेरिटेज है उनको कोई देखने आ रहा है बाहर से, कल्चर हो गई कि ऐसा आप लोग ढांचागत विकास कर रहे हैं, ठीक है। तो एक तरीके से किस चीज़ों को आप लोग रिकग्निशन यहाँ पर दे रहे हैं। कल्चर डिप्लोमेसी भी कई बार देखने को मिलती है, आप लोगों ने देखा होगा हमारी कंट्री में बुद्धिस्ट सर्किट डेवलप किया जा रहा है, तो कोई भी श्रीलंका से आ रहा है, म्यांमार से आ रहा है, चाइना से आ रहा है, तो पर्टिकुलर उस सर्किट को देखने आएगा, क्योंकि बुद्धिज्म वहाँ पर मेन रिलीजन आप लोगों को फॉलो करते हुए नजर आते हैं। हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, अलग अलग इसी तरीके से कई सारे सर्किट डेवलप कर रहे हैं ताकि यहाँ पर कल्चर को कनेक्ट किया जा सके टूरिज्म के साथ में। तो ये एक अच्छा तरीका रहता है, इससे इंप्लॉयमेंट जो रहता है वो काफ़ी लार्ज स्केल पर जनरेट होता है। आप लोग बोलोगे इसमें क्या इंप्लॉयमेंट है, सोचो कोई बाहर से अगर हमारे देश में बहुत ज़्यादा लोग घूमने आ गए
तो इससे जो कुछ ना कुछ यहाँ पर खरीदेंगे, इसी के साथ में खाएंगे भी यहाँ पर, रहेंगे भी यहाँ पर। तो एक तरीके से कहीं होटल में जॉब मिल रही है, कहीं खाना बनाने वालों की, कहीं फैक्ट्री में एक तरीके से प्रोडक्ट बनाने वालों की। अगर आप लोग कहीं घूमने जाते हो तो आप लोग कोशिश ये करते हो कि वहां से कुछ ना कुछ चीज़ ऐसी लेकर आ जाए जो कि यार यादगार रहे। होता है कि नहीं होता है, आप लोग खुद बताओ। तो उसमें इंसान ये हमेशा कोशिश करते हैं, तो इसके चलते आप लोग को हमेशा चीज़ देखने को मिलती है जो कि एक अच्छी चीज़ आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं। तो ये चीज़ आप लोग हमेशा याद रखिए, ये एक तरीके से आप लोगों के लिए पॉजिटिव चीज़ें होती हैं कहीं ना कहीं, और उसको हमेशा सपोर्ट करना चाहिए। पर लेकिन कई बार यहाँ पर चैलेंजेस भी रहते हैं यहाँ पर, जैसे कि ढांचा नहीं रहता है। अगर आप लोग घूमने जाओगे कई जगह, कई सारी ऐसी साइट है ना, तो साफ सफाई मिलेगी वहाँ पर, उल्टी सीधी चीज़ें देखने को मिलेगी, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को बताया था ना कि दोस्त था लाल किले घूम के आया, तो वहाँ पर जो नहीं एक तरीके से कुछ पोटी वोटी पड़ी रहे, कुछ बंदर वंदर या फिर कुछ अपना कुत्ता वुत्ता कोई घूम के जाए इस तरीके से, तो उसमें वहाँ पे मजाक उड़ा रहे थे कई सारे, ठीक है। मतलब एक तरीके से कि ये देखो शाहजहां यहाँ आया होगा, ये किया होगा, उन्हें कई बार मजाक उड़ाता है। तो ये तो अपने ही देश के कई बार आप लोगों ने देखा होगा इस तरीके से करने लगता है यार दोस्त मजाक में। पर लेकिन सोचो जब बाहर का इंसान आता है और वो देखता है उसके माइंड पे क्या इंपैक्ट पड़ता है उस चीज़ को लेकर, तो ये काफ़ी बड़ी चीज़ यहाँ पर देखने को मिलती है जिसके ऊपर फोकस देना चाहिए हम लोग को, ठीक है। सेफ्टी और सिक्योरिटी के बारे में कई बार देखा होगा, कई सारे ऐसे फॉरेनर से घूमने आ रहे हैं, वो यहाँ पर आकर उनको लोग क्या करते हैं, उनसे ठगने की कोशिश करते हैं, ठीक है, कई तरीके से उनसे। अब वो तो मान लीजिए ठग लिए उससे मान लीजिए 2-4 हज़ार रुपए, पर लेकिन वो जैसी इमेज लेकर हमारे देश की जाएगा यार बाहर, वो आप लोग सोचो कितनी खतरनाक इमेज रहेगी। तो वो हम लोग सोचते नहीं है, हम लोग कुछ पैसों के चक्कर में अपने देश की इमेज खराब कर देते हैं। तो ये आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। इसी के साथ में यहाँ पर स्किल्ड मैन पावर नहीं रहते जो उनको सपोर्ट प्रोवाइड करा सके। जैसे मान लीजिए हमारी कंट्री में कोई ताजमहल घूमने आ रहा है, तो वहाँ पर एक प्रॉपर स्किल्ड इंसान होना चाहिए जो ताजमहल के बारे में उसको एक्सप्लेन कर सके, ठीक है, कि हाँ भाई साहब ये ताजमहल ऐसे था, ऐसे बनाया गया, इस पर्टिकुलर पर्पज से इसको बनाया गया था। तो उसके बारे में एक प्रॉपर एक बेसिक नॉलेज इंसान को होनी चाहिए। तो बहुत कम लोग ऐसे आप लोगों को देखने को मिलेंगे, तो उसके ऊपर काम करना चाहिए। यहाँ पर बेसिक एमिनिटीज़ नहीं देखने को मिलेगी, कहीं पर टॉयलेट, कहीं पर पानी की अवेलेबिलिटी, अगर बात करें थोड़ा बहुत खाने पीने की कैंटीन भी हो वहाँ पर हल्की फुल्की सी, ठीक है। इसी के साथ में जगह जगह वहाँ पर डस्टबिन रखी रहे, जो इंपॉर्टेंट जो हमारी कंट्री में लोकेशन है वहाँ पर तो मिल जाएगा, पर लेकिन इसी के ऊपर अभी काम किए जा रहे हैं। सीजन के बेस पर कई सारी चीज़ें देखने को मिलती है, सपोर्ट मिलनी चाहिए। तो इसके चलते हमारी कंट्री के द्वारा कई सारे इनिशिएटिव भी ले गए हैं। स्वदेश दर्शन स्कीम हो गया, नेशनल मिशन ऑन पिलग्रिमेज हो गया, पिलग्रिमेज रिजुवनेशन एंड जो अभी मैंने आप लोग से डिस्कस किया था ना, जो स्पिरिचुअल हेरिटेज एंड आर्गुमेंटेशन ड्राइव, जो यहाँ पर आइकॉनिक जो टूरिस्ट साइट होगी, बुद्धिस्ट ये कॉन्क्लेव देखने को मिलेगा, देखो अपना देश इनिशिएटिव, ये सारे हैं। अगर बात करें ट्रेवल और टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स में, अगर आप लोगों से कोई पूछ बैठे कल को, तो याद रखिएगा जापान, यूएसए और स्पेन आप लोगों को टॉप पर नजर आएंगे। इंडिया की जो रैंक है वो 52 पोजीशन पर आप लोगों को देखने को मिलेगी। श्रीलंका, पाकिस्तान, इसी के साथ में बांग्लादेश, नेपाल और चैड सबसे नीचे से टॉप कर रहा है। तो ये ऐसे क्वेश्चन है जहां से आप लोगों के एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से कई बार पूछे जाते हैं। बाकी पर्टिकुलर अगर अपने ही देश के बारे में हम लोग को बात करनी है, अगर कुछ लिखने के लिए आ जाए, तो टूरिज्म इंडस्ट्री जो है वो क्या रोल प्ले करती है एक तरीके से जीडीपी के अंदर में, वो सब चीजें। तो इंडिया टूरिज्म में अगर बात करेंगे तो 10th पोजीशन पर देखने को मिलेगा, क्योंकि हमारी कंट्री भी काफी कुछ है एक तरीके से देखने वाली चीजें। तो यहाँ पर 10th पोजीशन पे इन टर्म ऑफ कंट्रीब्यूशन ऑफ वर्ल्ड जीडीपी, यानी कि ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, हमारी कंट्री में भी टूरिज्म काफी बड़ा रोल प्ले करता है। तो वर्ल्ड ट्रेवल एंड टूरिज्म काउंसिल रिपोर्ट के बारे में बात करें 2019 में, अगर आप लोग यहाँ पर देखोगे तो जीडीपी का लगभग 6.8%, टोटल इकोनॉमी आप लोग देखते हैं यहाँ पर कितना बड़ा रोल प्ले करता है। तो ये इससे आप लोग एक अंदाजा लगा सकते हैं, तो कम नहीं है यहाँ पर ये, ठीक है। तो इंडिया जो है 2021 में 40 के करीब साइट ऐसी हैं जो कि वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट के अंदर आप लोगों को देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये लोग जब यहाँ पर इंटरनेशनल लेवल पर देखते हैं, ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट है जो कि मैंने रिसेंटली अभी आप लोगों की कवर किए। तो यहाँ से ये क्या रहेगा, लोग यहाँ पर जब भी इंटरनेशनल लेवल पर कोई इनको रिकॉग्नाइज करेगा तो लोग यहाँ से घूमने आएंगे कि देख के आते हैं यार क्या क्या है उसके अंदर में। तो इसे समझ सकते हैं। अभी यहाँ पर जैसे धोलावीरा और रामाप्पा टेम्पल आप लोगों ने देखा, लेटेस्ट अभी यहाँ पर इनको इंक्लूड किया गया, ठीक है। कहाँ पर है बताइए जरा, दोनों की दोनों कमेंट बॉक्स में डिटेल में इनको मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया है। तो इससे आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि चीजें बढ़ रही हैं और आने वाले टाइम में ये सेक्टर एक ऐसा है जिससे मिलियंस ऑफ जॉब क्रिएट होती है। ये माना जा रहा है कि 2029 तक इस सेक्टर से 53 मिलियन जॉब क्रिएट होने वाली हैं। ये अंदाजा लगाइए आप लोग, 53 मिलियन, ठीक है। तो यानी कि एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि एक ह्यूज अपॉर्चुनिटी है इस एरिया में आने वाले टाइम में, जिसके बेस पर आप लोग बोल सकते हैं कि आने वाले टाइम में इससे बहुत ही ज़्यादा फायदा होगा अगर हम लोग इसको ढंग से डेवलप करेंगे। 39 मिलियन तो जॉब अभी हमारे देश में इससे डेवलप की जा रही है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो कि आप लोगों से क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोग आइडिया रखेगा। तो ये तो बेसिक इन्फॉर्मेशन हो गई यहाँ पर इसके बारे में। बाकी एक मैं आप लोगों से यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन भी कवर कराता हूँ, रिपोर्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेते हैं।
तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बारे में आप लोग यहां पर याद रखिएगा। कल को आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाए कि ट्रेवल एंड टूरिज्म जो रिपोर्ट है, ग्लोबल ट्रेवल एंड टूरिज्म रिपोर्ट किसके द्वारा प्रस्तुत की जाती है, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा यहां पर प्रस्तुत की जाती है। और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम में पूछे भी गए अब की बार, जो कि ये पता होना चाहिए, ठीक है। स्टेब्लिश की गई थी 1971 में, जनेवा स्विट्जरलैंड में आप लोगों को हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। इसी के साथ में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर, ये पब्लिक प्राइवेट जो कोऑपरेशन एक तरीके यहाँ पर है जहां पर पब्लिक और प्राइवेट दोनों मिलकर काम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक तरीके से पॉलिटिशियन, बिजनेसमैन, इवन वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की मीटिंग होती है। कई बार यूट्यूबर को भी यहाँ पर बुलाया जाता है, जो कि सोसाइटी पर पॉजिटिव और एक अच्छा इंपैक्ट डाल रहे हैं, जो कि काफी बड़े बड़े यूट्यूबर है, ठीक है। तो यहाँ पर अभी रिसेंटली आप लोगों ने देखा होगा भुवन बाम यहाँ पर घूमने गए थे, ठीक है। तो कई सारे ऐसे जो यूट्यूबर हैं जो कि यहाँ पर एक अच्छा मैसेज देते हैं। आप लोग बोले कि भुवन बाम कौन सा अच्छा मैसेज दे वो देखो कई सारी ऐसी मुहिम चलाई जाती है ना बैकग्राउंड में, तो सपोर्ट करते हैं कई बार उस चीज़ों को, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई प्लास्टिक खत्म करनी है, वुमेन के खिलाफ कुछ गलत चीज़ें हो रही है, ठीक है। इसी के साथ में जैसे कि अगर बात करें पैड को यूज़ करने के बारे में बात करते हैं, ठीक है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कई सारे जो अच्छे पॉजिटिव तरीके से चीज़ों को सपोर्ट करते हैं। कोविड-19 के टाइम पर मास्क यूज़ करने के लिए जो एक आप लोगों ने देखा होगा ऐड काफ़ी ज़्यादा चला, जिसमें प्राजक्ता कोहली को दिखाया गया, ठीक है, यूएन के लेवल पर। तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये एक तरीके से सपोर्ट प्रोवाइड कराई जाती है यहाँ पर, ठीक है। तो आप लोग समझ सकते हैं यहाँ पर कई सारी रिपोर्ट है यहाँ पर। ये तो एक रिपोर्ट के बारे में बता दिया, कल को पूछ लेगी एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स कौन प्रस्तुत करता है, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट कौन प्रस्तुत करता है, ग्लोबल आईटी रिपोर्ट कौन प्रस्तुत करता है, ठीक है। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट इंपॉर्टेंट है, ये तो क्वेश्चन बन भी सकता है, ठीक है। ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट, तो ये सारी रिपोर्ट जो है कौन प्रस्तुत करता है, ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यहाँ पर प्रस्तुत करता है, ठीक है। तो इस तरीके से कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। पूरा आर्टिकल मैंने काफी अच्छे से एक एक पॉइंट आप लोगों के माइंड में क्लियर किया। कोई भी डाउट हो तो उसको पूछना है, और इससे क्वेश्चन भी अगर मैं आप लोगों को दे दूं अब लिखने के लिए, तो आप लोग अटेम्प्ट कर पाएंगे, क्योंकि टूरिज्म इन इंडिया सिग्निफिकेंस क्या है, चैलेंज क्या है, क्या क्या इनिशिएटिव है। तो एक बड़ा ही प्यारा सा आंसर आप लोग लिख सकते हैं, कम से कम 200 से 250 शब्द में, ठीक है। तो अगर मैं क्वेश्चन इसके ऊपर दूंगा लिखने के लिए, तो आप लोग अब क्वेश्चन लिख पाओगे, आई होप की, है कि नहीं। देखता हूं कौन कौन अच्छे से लिखेगा। चलिए एक क्वेश्चन पूछ भी लेता हूं आप लोगों से, ये भी आप लोगों को अटेम्प्ट करना है। बात की जा रही है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है उसके द्वारा अगर बात करें कौन कौन सी रिपोर्ट पब्लिश की जाती है, तो बात की जा रही है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, इसी के साथ में एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट और ग्लोबल आईटी रिपोर्ट। तो सही आंसर यहां पर क्या है, ए में बोला गया 1 2 3, बी में बोला गया 2 3 4, सी बोला गया 1 3 4 और डी में बोला गया ऑल ऑफ द अबव। तो सही आंसर यहां पर क्या है, ए बी सी एफ डी, ये आप लोगों को बताना है। तो अभी मैंने काफी डिटेल में आप लोगों को बताया यहाँ पर, तो सारी की सारी रिपोर्ट आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी, और आंसर यहाँ पर इसका डी हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों को अब आंसर राइटिंग का भी तैयार हो गया। एक वैसा भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लिया जो कि यहाँ पर प्रीलिम्स टाइप का, वनडे टाइप का, तो ये भी हो गया। टॉपिक आप लोग इस तरीके से तैयार करके चलो ताकि कोई भी डाउट आप लोगों को नहीं देखने को मिले, ठीक है। फीडबैक जरूर दिया करो, लाइक डिसलाइक करके बता सकते हैं कि हाँ ये समझ में आया फिर नहीं, ताकि उसको और इंप्रूव किया जा सके, ओके। चलिए कौन बनेगा करोड़पति, छोटू आप लोगों के सामने क्वेश्चन है यहाँ पर। बात की जा रही है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द वर्ल्ड जो वेटलैंड डे है उसके बारे में। बोला जा रहा है कि एवरी ईयर जो है 2 फरवरी को ये सेलिब्रेट किया जाता है, पहली स्टेटमेंट में ये देखने को मिलेगा। दूसरा बोला गया कि 1971 में कन्वेंशन था वेटलैंड जो अडॉप्ट किया गया ईरान की सिटी रामसर के अंदर में, यहाँ कैस्पियन सी के कोने पर आप लोगों को देखने को मिलेगी। थीम क्या थी यहाँ पर, अभी रिसेंटली बोला गया कि इट्स टाइम फॉर वेटलैंड रिस्टोरेशन। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, ये ऑल ऑफ द अबो या फिर कोई सी अलग अलग बताइए आप लोग यहाँ पर। नेक्स्ट यहाँ पर मिस्टी के बारे में मैंने आप लोगों से डिस्कस किया है कई बार, बजट वाली वीडियो में भी डिस्कस किया था। ये किससे रिलेटेड है, मैंग्रोव्स, सोयल, इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर यहाँ पर कोरल रीफ। सही आंसर आप लोगों को बताना है। बोला जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट विद रेस्पेक्ट टू द स्पेस डेब्री। स्पेस डेब्री क्या होती है, यानी कि अंतरिक्ष का मलबा, उसके बारे में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, ये आप लोगों को यहाँ पर बताना है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से बन जाते हैं इस तरीके के, तो पता होना चाहिए आप लोगों को। यहाँ पर पहली स्टेटमेंट बोला गया कि ये बेसिकली मैन मेड ऑब्जेक्ट होते हैं जो कि आप लोगों को अर्थ के ऑर्बिट में ये बेसिकली होते हैं, इंपैक्ट डालते हैं पर लेकिन अब यूजफुल नहीं रहते हैं, यानी कि खराब हो गया सैटेलाइट का कुछ पार्ट वहीं पर घूम रहा है, वो सब चीजें। इसी के साथ में जो डेब्री जनरेट होती है, रॉकेट या फिर कोई भी ऐसा जो एक फंक्शन ना करने वाला सैटेलाइट हो गया, स्पेस में सारी एंटी सैटेलाइट जो सिस्टम हो गया, उसकी वजह से भी चीजें होती हैं, ठीक है। कैल्सर सिंड्रोम जो है वो रेफर किया जाता है यहाँ पर एक तरीका एक्सेसिव अमाउंट ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड द डिब्री इन द स्पेस, तो उसको कैल्सर बेसिकली यहाँ पर कैसलर बोलते हैं, कैसलर सिंड्रोम के नाम से उसको बोलते हैं। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है ये आप लोगों को यहाँ पर बताना है, ठीक है। नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है ए क्लोज्ड इकोनॉमी, उसको कौन सी अर्थव्यवस्था होती है, इसको बंद अर्थव्यवस्था बोलते हैं। मनी सप्लाई जो है वो कंप्लीटली कंट्रोल होती है, इसी के साथ में डेफिसिट फाइनेंसिंग होती है,
यहाँ पर ओनली एक्सपोर्ट होता है, नाइदर एक्सपोर्ट नोर इम्पोर्ट, उसको क्लोज्ड इकोनॉमी बोलते हैं। सही आंसर क्या है? बात की जा रही है अंडर विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डीलिमिटेशन कमीशन जो है वो कॉन्स्टिट्यूट किया गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा न्यूज में था। डीलिमिटेशन कमीशन कई बार मैंने डिस्कस भी किया है। आंसर दीजिए ढंग से, ठीक है। सीसेट के बारे में बात की जा रही है तो क्वेश्चन है यहाँ पर, ये अच्छे से इसको पढ़िए और फिर आप लोगों के सामने ऑप्शन है, इनको आप लोगों को अटेम्प्ट करना है। तब तक मैं आप लोगों का एक मैप बेस्ड क्वेश्चन कवर करा देता हूँ ताकि आप लोगों के माइंड में कोई कंफ्यूजन न रहे। मैप बेस्ड क्वेश्चन आप लोगों ने कभी सुना है? जो नाम आप लोगों के सामने यहाँ पर लिखा हुआ है इसको बोलते हैं बेसिकली, इसको बोलते हैं उप्पुटनी। उप्पुटनी डीप आप या आइलैंड आप लोग यहाँ पर इसको बोल सकते हैं। तो ये हमारे ही देश का है। कई बार मैं ऐसे आइलैंड डिस्कस करता हूँ, एक बच्चा कह रहा है सर ये हमारे ही देश में, मैंने कभी सुना नहीं। पड़ोसियों के नाम पता है सबके जहाँ पर रहते हो हैं। कई बार कोई नया आदमी आकर रहने लग जाता है तो पता रहना चाहिए। हालांकि पड़ोसी पर ध्यान नहीं देना है, ठीक है, पढ़ाई पर ध्यान देना है। एक जन बोला था ना कि पड़ोसन से परेशान था एक बच्चा। पढ़ लो, सारी चीज़ें यहीं दरी रह जाएंगी, ठीक है। ये जो पर्टिकुलर ये एरिया है जिसको आप लोग यहाँ पर उप्पुतानी द्वीप के नाम से आप ये या फिर आइलैंड के नाम से आप लोग जानते हैं, ये गल्फ ऑफ मन्नार वाले रीजन में आप लोगों को देखने को मिलेगा। अभी लोकेशन में आप लोगों को यहाँ पर दिखाऊंगा। ये जो आप लोगों को जो कोस्ट है तमिलनाडु से लगभग 5 किलोमीटर की डिस्टेंस पर आप लोगों को नजर आएगा। और ये पार्ट है यहाँ पर क्या, किसका? ये पार्ट है यहाँ पर काडा लड़ाई, ठीक है। तो ये बेसिकली काडा लड़ाई जो यहाँ पर तालुका है, एक तरीके से यहाँ पर ये पर्टिकुलर जो एरिया है उसके बारे में बात करूँ, लोकल नाम है कुछ आप लोगों को हालांकि रटने नहीं है, बस याद रखना है तमिलनाडु में, ठीक है। तो रामनाथपुरम जिले के अंदर में आप लोगों को यहाँ पर कदा लदाई बेसिकली बोलेंगे इसे तालुका, वहां पर आप लोगों को ये देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसके बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन भी है यहाँ पर। ये कुछ देखने में ऐसा आप लोगों को दिखाई देगा और एग्जैक्ट लोकेशन आप लोग यहाँ पर इसकी देख सकते हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों के सामने इसकी एग्जैक्ट लोकेशन हो गई, तो कंफ्यूज आना बिल्कुल भी नहीं है, ओके। तो क्वेश्चन के आंसर देख लेते हैं। पहले तो यहाँ पर सारे के सारी स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। हमारे देश में टोटल मिलाकर कितनी रामसर साइट है, ये क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को देना है, क्योंकि जब जब ऐड की गई है तब तब मैंने आप लोगों को इसके बारे में पढ़ा है, ठीक है। 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड डे सेलिब्रेट किया था, ये मैंने आप लोगों से डिस्कस भी किया था। बाकी तो आप लोग जानते हैं, थीम वगैरह आप लोगों के सामने लिखी हुई है, कोई कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो टाइम बात की जा रही है रिस्टोर करने के लिए, ओके। यहाँ पर मैंग्रोव्स के लिए मिस्ट्री स्कीम स्टार्ट की गई, जिसके बारे में मैंने बजट में भी पढ़ाया था। फुल फॉर्म लिख दीजिए एक बार, याद हो जाएगी। मैंग्रोव्स इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट एंड टेंजेबल, आगे एक शब्द रह गया आई, इसका मतलब आप लोग बता दो, देखता हूँ कौन बताता है। इसी के साथ में यहाँ पर सारी की सारी स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पर ये याद रखिएगा, डेब्रीज के बारे में जब भी आप लोगों से पूछे तो ये अर्थ के आसपास में जो भी मलबा है उसके बारे में बात की जाती है। और इसी के साथ में ये पर्टिकुलर जो टर्म है जिसको कैसलर सिंड्रोम बोलते हैं, तो ये इसी से रिलेटेड है। जब ओवर पॉपुलेशन हो जाए स्पेस के अंदर में जो ऐसी डिब्री, उसको कैसलर सिंड्रोम के नाम से जानते हैं। डायरेक्ट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बन जाएगा आप लोगों से। क्लोज इकोनॉमी का मतलब क्या है भाई साहब? ना तो कुछ आना चाहिए ना कुछ जाना चाहिए, उसको क्लोज इकोनॉमी बोल देते हैं। ये इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर आप लोगों से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कौन सा आर्टिकल है यहाँ पर, ये आप लोगों को बताना है। तो आर्टिकल 82 आप लोगों को देखने को मिलेगा, 82वां आर्टिकल जो डीलिमिटेशन कमीशन के बारे में बात करता है। और डीलिमिटेशन कमीशन एक्ट जो है वो इनेक्ट किया गया था 1952 में, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है। डीलिमिटेशन कमीशन के चेयरपर्सन कौन होते हैं, ये आप लोग बताइए, मैंने कई बार आप लोगों को पढ़ाया है, ठीक है। ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है इसका आंसर आप लोगों को ए देखने को मिलेगा, यानी कि 1 किलोमीटर पर आवर की बात यहाँ पर की जा रही है। तो इसको आप लोग अटेम्प्ट कर लेना अच्छे से बैठकर। एक क्वेश्चन होता है सी सेट का, अच्छे से अटेम्प्ट कर लिया करो, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आइए अब आप लोगों को अंग्रेजी बनाता हूँ, कुछ शब्द आप लोगों को बताता हूँ जो कि आप लोग की अंग्रेजी जो है वो इंप्रूव करेंगे। आंसर राइटिंग में भी मजा आएगा, सुनने समझने में भी इंग्लिश जो है वो आप लोगों को फायदा पहुंचाएगा। न्यूज़पेपर वगैरह भी अगर आप लोग बैठ के पढ़ते हैं, कुछ भी पढ़ते हैं, तो आप लोगों को ये शब्द पता होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर एनडीए सीडीएस एसएससी बैंकिंग में भी आप लोगों को ये फायदा पहुंचाते हैं। तो एक एक शब्द कर यहाँ पर देखते हैं। पहला जो शब्द है ये है एंडोरेंस। एंडोरेंस मतलब होता है धैर्य। तो जो भी वीडियो के एंड तक धैर्य बनाए रखता है वो एंड में मजा लेकर जाता है। जिंदगी में धैर्य बहुत बड़ी चीज है यार। कहने के लिए एक छोटा सा शब्द है, जिसको इसका मतलब समझ में आ गया, समझना उसकी जिंदगी जो है वो सफल हो गई। तो धैर्य बनाए रखा करो, क्योंकि वक्त अच्छा हो चाहे बुरा हो वो गुजर जाता है। वो नहीं कहते ये वक्त भी गुजर जाएगा, बस आज आप लोग चलते रहो, बस रुकना नहीं है। तो एंडोरेंस बेसिकली ये शब्द है आप लोगों के लिए। एक तरीके से चीज़ों को आप लोग एक तरीके से ना सहज तरीके से लेने की कोशिश करो। हटापटे में चीज़ें नहीं होनी चाहिए। जब आप लोग एक तरीके से छटपटाते हो ना, बहुत सारी गलतियां कर बैठते रहते हो। तो किस किस के अंदर में धैर्य है ये बताओ पहले तो, और कौन एंड तक वीडियो में बना रहता है। स्टार्ट इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊँ, आप लोग ये देखने को मिलेगा बहुत सारे लोग वीडियो स्टार्ट तो करते हैं पर लेकिन बहुत सारे लोग जो हैं वो कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। तो सबके अंदर इतना भी धैर्य नहीं है कि वीडियो कंप्लीट कर पाएं। यहाँ से आप लोग देखो, ठीक है। अनवांटेड यानी कि यहाँ पर बात की जा रही है किसके बारे में, अनयूजुअल, ठीक है, यानी कि एक तरीके से असामान्य, जो नॉर्मल ना हो। तो एक तरीके से आप लोग समझ सकते हैं।
तो यानी कि एक तो होता है कि एक पर्टिकुलर सिस्टम को फॉलो करके चलना कि ये कस्टम है, ये फॉलो करना है। जैसे आप लोगों ने एक क्वीन मूवी देखी होगी कंगना रनावत की वो कहती है मैं अकेले ही अपना हनीमून बनाने जा रही हूँ, ठीक है, लड़के वड़के किसी की जरूरत नहीं है। तो जिंदगी में खुश रहने के लिए किसी की जरूरत होने की जरूरत नहीं है यार आप लोगों को। अगर आप लोग जानते हो कि कैसे अपनी लाइफ को एंजॉय करना है तो आप लोग आसानी से खुश रह सकते हो। पर लेकिन कई बार दुनिया भी आप लोग के पास में होगी तो भी आप लोग खुश नहीं रहोगे। तो अंदर से इंसान का खुश रहना जरूरी है, और वो तभी होगा जब आप लोग अपने ऊपर फोकस देना स्टार्ट करोगे अच्छे से। नेक्स्ट जो शब्द है आप लोगों के सामने ये है गार्गेंचुअन, यानी कि एक तरीका विशाल बोला जा रहा है कि एक तरीके से इतना लार्ज कि जो नॉर्मली ना देखा हो, यानी कि खली जैसा एक विशाल काय इंसान सामने आ जाए तो लगे यार ये कहाँ से आ गया, ठीक है क्योंकि जो देखा ना हो कुछ डिफरेंट सा हो गया इतना बड़ा, ठीक है, तो वो आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर यह है अनएंक्चुअस, ठीक है। तो ये क्या होता है, इसका मतलब होता है एक तरीके से चापलूस बोलते हैं, हालांकि कई बार इसको शब्द को कि एक तरीके से चापलूसी कर रहे हैं। देख होता क्या है बेसिकली, शब्द का मतलब ये है कि जो है रियलिटी में वो नहीं दिख रहा है, ठीक है। एक तरीके से ना कि इंसान जो है वो जेन्युइन इंसान नहीं दिख रहा है भाई साहब, ये ऐसा ही टाइप का आदमी है कि एक तरीके से कई बार लेपा पोती करने वाला इंसान बोलते हैं। एक होता है ऑनेस्ट जेन्युइन, एक तरीके से वो पर्सन जो रियलिटी में जो जैसा दिख रहा है वैसा ही है। बहुत कम इंसान है यार जिंदगी में ऐसे। अगर कोई इंसान ऐसा है ना जो आप लोग कुछ गलती करो तुरंत आपको डांट दे, ठीक है, कुछ भी अगर एक तरीके से आप लोग कितने भी गलत क्यों ना हो आप लोग के साथ में खड़ा रहे, अगर कोई ऐसा इंसान जिंदगी में है ना तो भाई साहब उसको पकड़ के रखना। बहुत कम इंसान ऐसे मिलेंगे आप लोगों को जिंदगी में, वरना हर एक इंसान जो है वो डबल फेस के सामने आप लोगों के सामने निकल कर आएगा और जिंदगी में आप लोग पचा नहीं पाओगे जब वो धोखा देकर जाएगा। तो इसलिए अलर्ट रहा करो ऐसे इंसानों से जो ड्यूअल फेस का है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर बात की जा रही है ग्रैपल के बारे में। ग्रैपलिंग का मतलब क्या होता है, ग्रैपल मतलब मुठभेड़, किसी के साथ में रस्साकसी होगी, लड़ाई होगी, ठीक है। तो एक तरीके से बिना हथियार की लड़ाई बेसिकली आप लोग बोल सकते हैं, जैसे इंडिया और चाइना के बॉर्डर पर कई बार देखने को मिलती है। तो वेपन नहीं रहते हैं, कुश्ती हो जाती है ना एक तरीके की, ठीक है, हम लोग मार मार के भगाते हैं बार बार उनको। तो वो एक तरीके की सिस्टम आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये थे कुछ शब्द, आई होप कि आप लोगों के माइंड में इसको लेकर क्लैरिटी आई होगी। कोई डाउट हो तो बताना, शब्द के ऊपर सेंटेंस जरूर फॉर्म करना, क्योंकि मुझे भी अच्छा लगता है जब आप लोग पार्टिसिपेट करते हो, ठीक है। काफी शानदार तरीके से आंसर दिए गए यहाँ पर आप लोग देखते हैं। इनके सबसे अच्छी चीज मुझे जो मैंने आप लोगों को बताई भी थी वो लगती है कि खुद तो अच्छे से आंसर देते हैं, ये दूसरों के जो आंसर दे रहे हैं ना उनको भी अप्रिशिएट किया जाता है। तो यार ये अगर क्वालिटी आप लोगों के अंदर में है ना कि अपना तो काम अच्छे से कर रहे हैं, दूसरों को अप्रिशिएट भी कर रहे हो, तो ये रियलिटी में जिंदगी में आप लोगों को बहुत आगे लेकर जाएगी। तो ये क्वालिटी जरूर सीखो, अगर किसी सीखने को मिले तो ये मुझे काफ़ी अच्छी बात लगी इनकी। तो एक दूसरे को अप्रिशिएट किया करो यार, कोई माँ के पेट से सीख के नहीं आता है, यहीं से सीख सीख कर आगे बढ़ना है, ठीक है। तो कैसा लगा लेक्चर, और कौन सा पार्ट ऐसा था जो लेक्चर का काफ़ी उम्दा लगा आप लोगों को, और क्या क्या आप लोगों ने एंजॉय किया। कोई डाउट है तो वो बताना, फीडबैक जरूर देना। वीडियो जैसा भी लगता है लाइक या डिसलाइक कर कर आप लोग इसको बता सकते हैं। बाकी अगर कोई प्राइवेट बात आप लोगों को करनी है कि पब्लिक नहीं लिख पा रहे हैं तो इंस्टाग्राम या फिर studyloverveer@gmail.com पर आप लोग मेरे साथ में कनेक्ट रह सकते हैं। और बाकी सोशल मीडिया तो सब जगह वीर तालियान के नाम से जाकर सर्च कर लेना, सारी चीज़ें आप लोगों को मिल जाएगी। आसपास सफाई रखो, पानी और पेड़ पौधों को सेव करो, पॉलिथीन और प्लास्टिक बैग वगैरह बिल्कुल यूज नहीं करने। नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूँ, तब तक के लिए बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ है एंजॉय करार। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।